हेलो एवरीवन। सो ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है जीएसटी क्यू एंड ए मैराथन का, जहां पर हम लोग अब जो छोटा मोटा चैप्टर जो हमारा बचा हुआ है उन सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग करने वाले क्या क्या, रजिस्ट्रेशन है हमारा, फिर इनवॉइस है, टाइम ऑफ सप्लाई है, पेमेंट, ऐसे चैप्टर हम लोग को आज कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो रजिस्ट्रेशन मैं बताऊं उसके पहले ना छोटा सा एक रिवीजन करा दूं रजिस्ट्रेशन के बारे में। पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन एक तो बनता है, यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है हमारा, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहले एक बार इसके बारे में कुछ। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ना जो सेक्शंस है 22 से लेकर 30 तक, ये सारा मैंने यहाँ लिख के रखा है। आप एक बार देखो यहाँ पे, सबसे पहले क्या हमारा सेक्शन 22 क्या है बताओ हमारा, कि कौन कौन से पर्सन लायबल टू रजिस्टर, मतलब किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो हम लोग को अगर नॉर्मल से दो बात है, आपको अगर आईडीसी चाहिए, है ना, आपको सारा अगर और भी कंप्लाइंस करना है तो ऑब्वियस सा बात है आपको तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो बताते देखो पहला बात तो कौन कौन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड है, पहले तो वो बात बताते, फिर बताता है कौन कौन पर्सन ना एग्जेम्प्ट है जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, फिर किन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा उन लोगों के बारे में बताता है। मतलब पहला तीन दो सेक्शन क्या बोला हम लोग को, पहले बोलता है कि किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया, फिर कुछ लोगों को बोला कंपलसरी, मतलब मान लो 22 में लिखा हुआ, मान लो ऐसा लिखा हुआ कि आपका 20 लाख से यार टर्नओवर होगा तो आपको कराना है रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो 20 लाख का टर्नओवर चेक नहीं करेंगे हम लोग, अगर केस हुआ किसका पता हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का, है ना। फिर अगर अगर मान लो रजिस्ट्रेशन करवाना ही है तो अब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसका हम लोग को बताता है प्रोसीजर। फिर कुछ डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएगा, फिर सीटीपी एनआरटीपी क्या होता है समझेंगे हम लोग, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। फिर अमेंडमेंट कुछ चेंजेस करना आपको अपने जो आपने डिटेल्स फिल कर रखा था रजिस्ट्रेशन के टाइम चेंज करना हुआ, कैसे आप अमेंड कर सकते हो। अगर कुछ रीजन से कैंसिल हुआ या सस्पेंड हुआ तो देंगे क्या क्या रीजन हो सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए, सस्पेंशन के लिए। और आप चाहते हो कि ये कैंसलेशन ना आपका रिवोक हो जाए, है ना, मान लो कुछ गलती हो गया आपसे और प्रॉपर ऑफिसर जो था आपका वो कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, बट आप चाहते हो वो रिवोक हो जाए हमारा, वापस से रजिस्ट्रेशन हम लोग को मिल जाए, तो कैसे आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये सब चीज़ यहाँ पे दे के रखा है। जहाँ देखो अगर मैं मुख्य रूप से बोलूँ, मैंने अगर जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है, एक तो 22, 23, 24, उसके बाद ये 27, यहाँ से ना क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। बाकी हमारा समझ लो तो कैसा है पता है, बाकी ना हमारा समझ लो थियरी टॉपिक्स हैं, वो सब अब मैंने क्वेश्चन दे रखा, आप खुद से पढ़ सकते हो, ज़्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ उन सब के बारे में। जो मेन मेन चीज़ यहाँ पर आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका 22, 23, 24 और 27, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आपका आता है। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जिसको क्रॉस करने पर ना हम लोग को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है सेक्शन 22। देखो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लिमिट है, इन लोगों को याद तो हम लोग को रखना पड़ेगा, एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन अपने से पूछता है। तो याद करने के लिए एक टेक्निक भी मैंने आपको बताया बताया यहाँ पर, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी, रेगुलर क्लास में बच्चों को बताया था और यहाँ भी डिस्कस में उसको करने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखो एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पर, अगर आप मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड यहाँ से कहीं पे हो ना, तो आपका लिमिट है 10 लाख। 10 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर गया, आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय इन सब में से किसी में हो तो आपके लिए लिमिट है 20 लाख। ठीक है, इसके ऊपर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अदर जितने भी स्टेट्स हम लोग देखें, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, अदर कोई भी आपको देख लो स्टेट्स अगर है, ठीक है, बाकी जितना भी उत्तर प्रदेश वगैरह है, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग कि अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हो, सिर्फ गुड्स, और ध्यान में रखो इंट्रा स्टेट है, ध्यान में रखो क्या है बताओ, इंट्रा स्टेट गुड्स है और इंट्रा स्टेट में मतलब अपने स्टेट में सेल करते हो, तो ऐसे केस में आपका लिमिट हो जाएगा 40 लाख। लेकिन अगर आप सर्विस में हो या फिर गुड्स और सर्विस बोथ में हो तो आपके लिए लिमिट कितना रहेगा, वो 20 लाख वाला ही लिमिट आपके लिए यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, बट याद रहे जो इनहेंस लिमिट है ना ये 40 लाख का, ये नहीं लगेगा आप, अगर आपको ध्यान में होगा वो सब चीज़, अगर टोबैको पैन मसाला, टोबैको पान मसाला या फिर आपका फ्लाई एस ब्रेक्स, बिल्डिंग ब्रेक्स, ये सब अगर चीज़ रहा ना, अगर जहाँ ये सब अगर सप्लाई आप करते हो तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, आइसक्रीम भी अगर क्या बोलेंगे ऐसे में हम लोग कि इनहेंस लिमिट नहीं लगेगा, जो 20 लाख का लिमिट है वही हम लोग को लगने वाला है। और अदर स्टेट में तो ऐसे भी 10 और 20 लाख ही है। तो मतलब क्या देखो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड यहाँ 10 लाख है, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय यहाँ पे कितना 20 लाख है। और अदर्स में जाओ तो 40 और 20। 40 किसके लिए, सिर्फ गुड्स में है, इंट्रा स्टेट में है, बट ध्यान में रहे नोटिफाइड गुड्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आप सप्लाई करना चाहिए उन सबका। और अगर आप सर्विस में हो या फिर गुड सर्विस बोथ में तो आपका लिमिट 20 लाख है। तो कैसे यहाँ पर क्या कैसे ध्यान रखना, देखो हम लोग को, मुझे मान लो ना नागालैंड घूमना है, ठीक है, मेरे को नागालैंड घूमने जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एमएमटी से एक टूर बुक करता हूँ। ठीक है, मैं पूरा पैकेज लेता हूँ वहाँ से, होटल का हो गया, ट्रैवलिंग सब कुछ वहीं पे उन लोग करवाता हूँ। ठीक है, तो मुझे बोलता है मान लो 10 लाख रुपए खर्च है, कितना खर्च है बताओ, 10 लाख का खर्च है।
अब 10 लाख का खर्च है, तो मैंने तो ये तो एमएमटी का खर्चा हो गया भैया, ये सब कुछ करके अपना भी कुछ खर्चा होगा। हमने क्या करा, 20 लाख का अपना बजट टोटल बना लिया। और ये 20 लाख मैंने एक पीएसयू के एटीएम से विड्रॉ कर लिया। अब पिछले कि विड्रॉ नहीं होता एटीएम से, ध्यान में रखो ऐसे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, 10 लाख मुझे खर्च करना था घूमने जाने के लिए, वहां पे लगेगा कौन मांगा हमसे, एमएमटी। और मैंने सोचा चलो ठीक है, और भी खर्च तो लगना है, कुछ कुछ लगना है, मैंने 20 लाख रुपये निकाल लिया सेफ्टी के लिए पीएसयू के एटीएम से। ठीक है। अगर और कहीं भी मैं घूमने जाता ना, तो पता है 40 लाख लग सकता है या 20 लाख लग सकता था, हम लोग को ऐसा लग रहा था। 10 लाख में कहीं नहीं होता। तो अब बात करते हैं क्या क्या, देखो अगर एमएमटी से नागालैंड, मतलब क्या, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा, एमएमटी से नागालैंड जाएंगे, 10 लाख का खर्चा यहाँ पे लगेगा, 10 लाख का हमारा लिमिट है। पीएसयू के एटीएम मतलब क्या होता है, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय, है ना। ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश इसमें से स्टेटमेंट नहीं आता है, ठीक है ना, वो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में अगर आगे आंध्र प्रदेश हो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का बात हम लोग कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश इन सब कैटेगरी में आ जाएगा अदर्स वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट कितना बताओ, 20 लाख। और अदर कहीं का भी लिमिट है, देखिए 40 या 20, हम लोग समझ में आएगा 40 20 कब कब, तो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। मैंने पे मुझे नागालैंड घूमने जाना था, तो मैंने एमएमटी से टूर बुक किया, टोटल कितना बताओ लगा हुआ, वो 10 लाख पे लगेगा। तो इससे क्या हुआ बताओ, मैंने मुझे लगा कि चलो सेफ्टी के लिए क्या किया मैंने, पीएसयू के एटीएम से 20 लाख रुपीज निकाल विड्रॉ कर लिया, और अदर कहीं घूमने तो 40 से 20 हम लोग का लग जाता। ध्यान में रहेगा चीज ऐसे, ठीक है। ओके, इन सब पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग भी करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब जो सेक्शन 24 बताता है कहाँ कहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना, 23 हम लोग पढ़ लेंगे बाद में। फिर 24 में आओ कि ये क्या बोलता है कि कहाँ कहाँ पर ना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही पड़ेगा। देखो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, अगर इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई अगर आप करते हो गुड्स का, सर्विस का नहीं, सर्विस में भी पूरा 20 लाख का लिमिट देखते हैं इंडिया वाइड पूरा। बट अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर दिए गुड्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो आपको कराना पड़ जाएगा, क्या बताओ, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन ध्यान में रहे, अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगर हो ना, अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगर हो, तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्टेड भी तो भी चलेगा, बस वो लिमिट देखना पड़ेगा, वो 10 लाख 20 लाख जो भी लगने वाला है, ठीक है। अगर एनआरटीपी है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, तो उन लोग को करना ही पड़ेगा। एनआरटीपी कौन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ओके, पर्सन जो हम लोग को होता है ना, जैसे मान लो कोई एजेंट है हमारे बिहाफ में सप्लाई कर रहा है, और हम टैक्सेबल पर्सन है, मान लो क्या हुआ, ए टैक्सेबल पर्सन है और बी उसका एजेंट है जो आगे सप्लाई करता है, तो बी वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी जिसके बिहाफ में कर रहा है उसका प्रिंसिपल वो टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। साथ ही साथ कोई पर्सन अगर उसको टैक्स पे करना अंडर आरसीएम, बताओ अगर मान लो मैंने कोई सर्विस लिया जिसपे आरसीएम लगता है, अब टैक्स तो मुझे उस पर पे करना पड़ेगा, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अब तो करना पड़ेगा मुझे ना, तो मुझे वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना मुझे कंपल्सरी हो जाएगा। अगर मान लो किसी अगर मान लो हमने 9 5, आपको याद होगा इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर, याद है ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो अगर आपको 9 5 में अगर आप लग जाते हो, तो वहां पर हम लोग को करना पड़ जाएगा। आईएसडी क्या होता है, ये हम लोग का सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, फाइनल पढ़ते हम लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ अगर वो भी है तो लग जाएगा, और बाकी अदर इन सब में भी हमारा कंपल्सरी लगता है। देखो जहाँ पे ना एग्जाम में क्वेश्चन हमें से कैसे आता है, एग्जाम में ना एक तो ये लिमिट और ये 24 को मिलाकर क्वेश्चन अपने से बहुत बार पूछा हुआ है। एक तो 22 का हमारा लिमिट्स, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या है ध्यान में रखना पड़ेगा, वो चीज़ हम लोग को, साथ में 24, और कहीं कहीं 23 भी आएगा, जहाँ पे जो लोग एग्जाम करेंगे हम लोग साथ में क्वेश्चन अभी। अब सबसे पहला बात क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालती है, हम लोग ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं, अगर ध्यान में रखो होगा तो, ठीक है। तो उनको पहला इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देख रखा है एग्रीगेट टर्नओवर, ताकि आप थोड़ा पढ़ के समझ जाओ, ठीक है ना। एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोलते हैं यार, कि आप जो भी आउटवर्ड सप्लाई करो सब कुछ ऐड होगा, वो एग्जेंट रहे नॉन टैक्स वाले में मतलब नहीं है, वो सब कुछ ऐड तो होगा, बट कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं होगा। भले ही आप मान लो आरसीएम में आप सर्विस ले रहे हो किसी से, वो सर्विस कैसा है बताओ, वो इनवर्ट सप्लाई है आपका, हो ना, ठीक है, और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आप वो आरसीएम का अंडर था वो सर्विस। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि आप टर्नओवर में उसको ऐड करते हो, वो नहीं जाएगा। तो जितना भी आउटवर्ड, हाँ अगर मैं आउटवर्ड सप्लाई करता हूँ जो आरसीएम में, तब तो ठीक है, तब तो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे, इनवर्ड वाला काउंट हमारा नहीं होगा। तो ध्यान में मैंने आपको बताया भी था एक बार, आउटवर्ड को छोड़ेंगे नहीं, इनवर्ड को जोड़ेंगे नहीं, बात खत्म। और कोई टैक्सेस वगैरह में सेस वेस ये सब जीएसटी वगैरह वो सब हमारा ऐड नहीं होता है, ठीक है ना। चलो अगर अदर टैक्स वो सब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलो और देखो यहाँ से यहाँ पर बोलता है कि एग्जामिंग वेदर द सप्लायर इज लायबल टू गेट रेशन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट, सब अलग अलग केस है, आपको बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर बताओ ये रजिस्ट्रेशन इन लोग कराना है कि नहीं कराना। तो राघव ऑफ आसाम, अब बताओ आसाम क्या किसी लिमिट में था, एमएमटी नागालैंड पीएसयू से एटीएम किसी में वहाँ पे एटीएम में ए मतलब अरुणाचल प्रदेश था, मतलब ये 40 लाख वाला में आ जाएगा अगर ये सिर्फ गुड्स में हुआ तो, ठीक है ना।
तो राघव ऑफ आसाम एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंटरस्टेट सप्लाई टैक्सेबल ऑफ रेडीमेड गारमेंट। आप देखो यहाँ पर इंट्रा, सॉरी इंटर नहीं, इंट्रा है, ये इंट्रा में भी है और गुड्स में है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 40 वाला में आएगा। आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ। हिज टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम आसाम शोरूम 28 लाख था, लिमिट के अंदर है। हिज ही हैज टर्नओवर इन त्रिपुरा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत, सुनो क्या हुआ। अब इसका एक जो इसका शोरूम था वो आसाम में था जो 40 लाख का लिमिट में था, लेकिन एक त्रिपुरा में आ गया ना। समझो अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आप पड़ गया, अगर मान लो एमएमटी नागालैंड, मान लो त्रिपुरा में आप यहाँ पर आपका है, और त्रिपुरा से आप टैक्सेबल, जाने ना, आप त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई करते हो, ठीक है ना, टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम करते हो तो नहीं, टैक्सेबल सप्लाई करते हो, अगर ऐसा केस है ना, तो त्रिपुरा का लिमिट बताओ कितना है, 10 लाख। आपका टोटल लिमिट जो है 10 लाख का लग जाएगा पेन वाइज, ठीक है ना। अब आप आपका भले ही देखो यहाँ 28 प्लस 11 ये कितना और 39 होता, 40 के नीचे था, बट यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि त्रिपुरा से आप करते हो टैक्सेबल सप्लाई। तो ऐसे केस में बताओ क्या हो जाएगा। ऐसे केस में हम लोग कंपलसरी रेशियो हम यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 10 लाख से ऊपर में कंपलसरी 24 वाला नहीं, 22 की लिमिट क्रॉस किया, 10 लाख रुपया क्रॉस कर गया है, ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा हमारा स्पेशल स्टेट में था, ठीक है सर। पुलकित ऑफ पंजिम गोवा इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ शूज। हिज एग्रीगेट टर्नओवर देखो यहाँ 22 लाख है, क्या इसको कहना है क्या, नहीं इसको नहीं कहना है कि ये गोवा मतलब बताओ कैसा हमारा यहाँ पर ये अदर स्टेट वाला में आ जाएगा, जिसमें अगर सिर्फ गुड्स में हो इंट्रा स्टेट तो आपको 40 लाख का लिमिट है, तो इसको नहीं कराना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं, बट इसको यहाँ पे कंपलसरी कराना। हर्षित ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। अब देखो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई में है, गुड्स में तो है, और तो 40 लाख लगेगा सर, लेकिन जैसे ही इसने बोला कि ये ना पान मसाला वाला में करता है, मतलब खेला हो गया ना सर, अब इसके पास इनहेंस लिमिट नहीं लगेगा, इसको 20 लाख का ही लिमिट इसको लगेगा। अब ये इसका टर्नओवर बताओ कितना है, 24 लाख, जो 20 लाख को क्रॉस कर गया, तो इसको भी अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अंकित ऑफ आसाम, अंकित ऑफ आसाम एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। अब देखो अब यहाँ पर अगर आप सर्विस में हो, भले ही आप आसाम से हो अदर स्टेट में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुड्स के लिए था वो चीज एक्सक्लूसिव, वो भी। अब यहाँ पे क्या सर्विस, सर्विस मतलब बताओ कैसा, 20 लाख का लिमिट है, 25 इसको हो चुका है, इसको भी रजिस्ट्रेशन हमारा कराना पड़ेगा। संचित ऑफ आसाम इज इंगेज इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन एक्सक्लूसिव गुड्स में नहीं है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज में इसके लिमिट भी कितना होगा, 20 लाख की हो जाएगा, भले ही वो आसाम अदर स्टेट कैटेगरी में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ इसको, हम लोग कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को भी कराना पड़ेगा, ठीक है। चलो पढ़ते आगे हम लोग। अब देखो कुछ जैसे ये नवंबर 19 4 मार्क का पूछा हुआ है, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलता है आधव कंप्यूटर ऑफ गुजरात इज प्रोवाइडिंग कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विसेज। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आधव कंप्यूटर कितना, 15 लाख, विच कंप्राइजेस बोथ इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट। अब आप बताओ सर इंटरस्टेट हो गया तो कंपल्सरी 24, नहीं, वो सर्विस से केस में नहीं लगता, गुड्स से केस में लगता है। तो यहाँ पर अभी भी इंडिया वाइड देखते हैं हम लोग 20 लाख रुपया, बट यहाँ आप देखो कितना 15 लाख ही है, मतलब होता पूरा मतलब पैन वाइज देखेंगे हम लोग 20 लाख रुपया, बट यहाँ बताओ कितना है, तो 15 लाख ही है, चलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपल्सरी नहीं है, वो चाहता है तो करा ले, उसका मतलब है। सॉफ्ट विंग ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग इन गारमेंट्स, ये गारमेंट्स में सप्लाइज इट्स टैक्सेबल गुड्स टू वेरियस स्टेट। अब देखो अब ये गुड्स में और ये वेरियस स्टेट्स में, मतलब इंटर स्टेट भी होगा, बात समझ रहा है, वेस्ट बंगाल से अलग अलग स्टेट में बेचा इंटर स्टेट हो गया ना, तो अब ऐसे केस में भले ही इसका 35 लगे फर्क नहीं पड़ता है, 24 के तहत इसको कंपल्सरी कराना पड़ जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। बढ़ते आगे हम लोग। बोलते हैं कि एजेंट सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द लिमिट। एक बार बताओ किसी अदर के बिहाफ में जो टैक्सेबल पर्सन उसके बिहाफ में सप्लाई कर रहे हैं, क्या यहाँ पे लिमिट चेक करना अपने को 24 हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट चेक करना है, नहीं 24 लगेगा, मतलब यहाँ पर भी इसको कहना पड़ जाएगा। एन एग्रीकल्चर शुड ओनली इंगेज इन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन को, अगर ऐसे कोई एग्रीकल्चर है जो लोग क्या करता है बताओ, जो लोग सिर्फ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन लैंड अगर ये सेल कर रहा है, तो इन लोगों के लिए एग्जाम्पशन है सेक्शन 23 में, ये हम लोग को नहीं कराना, इन लोगों को अगर मन करा लो जरूरत नहीं है इसमें। एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट अंडर जीएसटी लॉगिन नहीं बताना हम लोग को, ठीक है। नवंबर 19 में अगेन 5 मार्क का पूछा, देखो आप क्वेश्चन ये सब कितना आसान आसान क्वेश्चन है। मिस्टर अहमद अब जम्मू, जम्मू मतलब अदर स्टेट में सारा में आ जाएगा, बिकॉज एमएमटी नागालैंड पीओसी एटीएम किसी में नहीं था, तो ये अदर में आ जाएगा, ठीक है। 40 लाख का लिमिट अगर सिर्फ गुड्स हुआ तो। बोलता है सप्लाई करता है टोबैको बेस्ड पान मसाला, अगेन अब यहाँ पे 40 लाख वाला लिमिट नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे लोग पान मसाला के अंदर है, तो अब यहाँ 20 लाख का लिमिट है, और ये बंदा कितना रखा बताओ 24 लाख, तो यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का आना आप कंपल्सरी हो जाएगा, ठीक है।
मिस्टर लेप्चा ऑफ मिजोरम इज इंगेज इन द सप्लाई ऑफ पेपर्स विद एन एग्रीगेट टर्नओवर। तो आप देखो मिजोरम मतलब एमएमटी से नागालैंड, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड, तो यहाँ पर 10 लाख का लिमिट था। और 10 लाख का लिमिट का मतलब बताओ 13 लाख हो गया इसका, तो इसको कहना पड़ जाएगा, जैसे इसको कहना पड़ जाएगा। बोलता है क्या कि आपका आंसर कुछ डिफर होता है। अगर मेघालय, हाँ अगर मेघालय होता तो मेघालय पीयूसी से एटीएम वाले में आता है, और उसमें बताओ कितना था, उसमें 20 लाख का लिमिट था। तो ऐसे केस में फिर उसको नहीं कराना पड़ेगा अगर वो मेघालय से होता तो। लेकिन मणिपुर अगर है चाहे मिजोरम अगर है तो वहां पर उसको कहना पड़ जाएगा। 5 मार्क का नवंबर 19 में ही पूछ रखा अपने से। चलो, कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द ईच प्लेस ऑफ बिजनेस। देखो ऐसे तो स्टेट वाइज होता है, आप एक स्टेट में आपको स्टेट वाइज, मान लो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आपको लेना पड़ेगा। आप गुजरात में हो तो आप दोनों में एक ही रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकते हो, आप अलाउड नहीं है, आपको अलग लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही स्टेट में है तो आपका मन अलग अलग ले सकते हो आप, नहीं भी तो आप कंबाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर बताओ, ये लोग पूछा है क्या ले सकता है कैसा, हाँ ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो रजिस्ट्रेशन अलग अलग। व्हाट कुड बी लाइबिलिटीज इन सो फॉर रजिस्ट्रेशन कंसर्न और ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर करते हो ठीक है, जिसको भी ट्रांसफर कर रहे हो उसको फिर सेपरेट रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा। क्यों, देखो क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन होता है पैन बेस, तो रजिस्ट्रेशन किसी को ट्रांसफर नहीं होगा ऐसे करके, ठीक है। बाकी सब कुछ तो ट्रांसफर हो जाता है, आईटीसी वगैरह हम देखते हैं हम लोग को ट्रांसफर हो जाता है सब। लेकिन एक चीज़ समझो क्या होता है बताओ, यहाँ पर आपको पैन आपको यहाँ पर लेना पड़ जाएगा। नहीं पैन अगर चाहिए ना आपको मतलब अलग से, तो इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है सर। फिर देखो क्या बोलता है, स्टेट विद द ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लो। बताना आपको, देखो यहाँ पर मिस्टर राघव इंगेज इन होलसेल कम रिटेल ट्रेडिंग ऑफ मेडिसिन इन द स्टेट ऑफ आसाम। उससे एग्रीगेट टर्नओवर जो है ना फाइनेंशियल ईयर में 9 लाख है, कारण तो नहीं है ऐसे हम लोग को आगे पढ़ते बोलते हो क्या बोलता है, विच कंसिस्ट ऑफ 8 लाख एस इंट्रा स्टेट। बट 1 लाख इंटर स्टेट हो गया ना, और तुम गुड्स में है तो भैया 24 लग गया ऐसे में, और आपको अब कराना पड़ जाएगा, उपाय नहीं है, ठीक है। मिस्टर एस एन गुप्ता of Rajasthan engaged in trading of taxable goods on his own account and also acting as an agent of Mr. Rishi of Delhi. His turnover in the financial year 21-22 से 12 लाख and on his own account and 9 लाख on behalf of principal। ऑब्वियस बात है यहाँ पर टर्नओवर से इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो मतलब नहीं है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ऋषि जिससे भी हमें करो टैक्सेबल तो करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना है। चलो ठीक है सर, देखो यहाँ पर examine the following cases and explain with the reason whether the supplier of goods is liable to get registered or not। देखो बताते हैं, कृष्णा ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हमारा अदर्स में आ जाएगा। एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड सूट्स। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर गुड्स में है और इंट्रास्टेट है और अदर स्टेट में ही पड़ता है, मतलब 40 लाख का लिमिट लग जाएगा। His turnover in current financial year from Himachal Pradesh showroom is 25 lakh। He has two more showrooms, one in Manipur। मणिपुर याद है एमएमटी से नागालैंड वाला में आता है, मतलब यहाँ पर लिमिट लग गया 10 लाख, और अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको अब लिमिट 10 लाख का उसका हो गया, ठीक है ना। एंड अनदर इन सिक्किम। अब सिक्किम में कितना, सिक्किम में होगा ध्यान में आपको 20 लाख में, वो पीएसयू से एटीएम वाले में आता है, तो वहां पर तो 20 लाख था, लेकिन जो भी मिनिमम वाला रहेगा हम वही तो लेंगे हम लोग, तो 10 लाख यहाँ पर लेना पड़ जाएगा अगर यहाँ टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो टैक्सेबल ही कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे टर्न ओवर है 15 लाख एंड 18 लाख रेस्पेक्टिवली, तो भैया इन लोगों को कराना तो पड़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ओवरऑल देखेगा हम लोग 25 15 40 18 51 ऐसे भी कहना, मणिपुर 10 लाख है ऐसे भी कहना ही पड़ जाएगा। फिर बोलता है कि अंकित ऑफ तेलंगाना इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन सप्लाई ऑफ फुटवेयर्स। अब देखो तेलंगाना वाला कहाँ था, तेलंगाना अदर स्टेट में था, वो पीएसयू से एटीएम में था, ठीक है ना। तो ये था तेलंगाना, तो ऐसे केस में बताओ क्या उसका लिमिट कितना, 20 लाख, तो ऐसे में उसको भी कराना पड़ जाएगा। आकाश ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। अगेन आप पान मसाला में आ गया, मतलब आपको इनहेंस लिमिट तो नहीं मिलेगा, मतलब भले आप अदर स्टेट में थे उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर लिमिट आपका 20 लाख हो जाएगा, और इसका टर्नओवर 30 लाख, मतलब इसको भी कराना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। बोलता है बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड गुजरात एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्स एंड सेल प्रोडक्ट जेट व्हिच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी वाइड नोटिफिकेशन इशूड अंडर रिलेवेंट जीएसटी लेजिस्लेशन। ठीक है, ये एग्जेम्प्ट था। द कंपनी सेल जेड ओनली विद इन गुजरात एंड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। क्योंकि देखो अगर आप एक्सक्लूसिवली वही चीज सेल करो जो कि एग्जेम्प्ट ही है, तो रजिस्ट्रेशन कराना बनता है क्या, नहीं। 23 मना करता है, उससे कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट, तो क्या फिर फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर 21-22 वाज 50 लाख। ओके, द कंपनी एक्सपेक्ट्स द सेल टू ग्रो बाय 10%। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना तो है नहीं, ये एग्जेम्प्ट है। बट हुआ क्या, हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम कितना बताओ, 1/1/23 एग्जेम्पशन अवेलेबल टू जेड वाज विथड्रॉन बाय द सीजी एंड जीएसटी 5% उस पर इंपोज कर दिया गया। टर्नओवर ऑफ द कंपनी ऑफ द 9 मंथ्स एंडेड कितना था यहाँ पर 40 लाख, जो कि देखो गुजरात में 40 लाख है ना लिमिट, एक अदर स्टेट में आता है और गुड्स में
एक्सक्लूसिव गुड्स में, तो वो क्रॉस तो कर गया यहाँ पर। तो इसको बोल रहा है क्या कि बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर करंट फाइनेंशियल। तो क्या ऐसा है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसको कहना पड़ जाएगा, इसका ये बात गलत है, ठीक है, इसको कहना पड़ जाएगा। चलो पढ़ना इसको। फिर देखो यहाँ क्या बोलता है, आंसर द फॉलोइंग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट केसेस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। वही बताना फिर रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। मतलब गोवर्धन इज एन एग्रीकल्चरिस्ट इंगेज इन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ही यूटिलाइज सर्विसेज ऑफ मनु हु इज अ कमीशन एजेंट। देखो अगर आप कमीशन एजेंट हो ना, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी वाला, तो ऐसे केस में आप भी एग्जाम्प्ट होंगे। आप जिसके भी आप में कर रहे हो वो बंदा खुद टैक्सेबल नहीं है, तो ऐसे केस में ये भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। बट टर्नओवर ऑफ मनु जो है ना, वो अब ऑफ लिमिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्न इसको कराना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अनुभव इज डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। बढ़िया बात है। हिज टर्नओवर फ्रॉम इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 16 लाख है एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ये 22 लाख। देखो अब ध्यान से अगर देखो, अगर आपकी यहाँ पर देखो, इसकी वजह से नहीं कहना है इसको कि इंटरस्टेट करेगी, वो सप्लाई सर्विस है। बट जैसे ये बोला कि गुड्स सर्विस दोनों में है, इसका लिमिट कितना हो गया 20 लाख, बट दोनों जोड़ो कितना होता है 38 लाख का आना, इसको पड़ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लेना है, डन। चलो अब देखो यहाँ पूछता है मुझसे सीटीपी के बारे में। सीटीपी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा वाला पूछता है लोग, ये बहुत बार, ठीक है। एक सीटीपी एक एनटीपी क्या पूछता है, पहले तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है कौन। देखो नॉर्मली बताऊँ तो जिन लोगों का, मान लो अगर मैं यूपी में रहता हूँ, यहाँ पे कोलकाता में कोई फेयर लगा है, बुक फेयर, मैं यहाँ पे सेल वेल कर रहा हूँ, तो ऐसा चीज़ में जहाँ पर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है, ठीक है, ये सब है, यहाँ पे आके बताऊँ मैं क्या सेल कर रहा हूँ, या खुद के भी आप में, या कम लोग वही प्रिंसिपल के भी आप में, ठीक है। कहना तो ये बोलता है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन सा में है। फिर बोलता है कहना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, नहीं, इन लोग को अलाउड नहीं है कंपोजिशन स्कीम लेना, ही तो इसको ना एनआरटीपी को। व्हेन इट्स कैजुअल इज द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लायबल टू गेट रिटर्न, इन लोग को रजिस्ट्रेशन कब करना, देखो इन लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है 5 दिन पहले। मान लो बिजनेस स्टार्ट करना है आज, तो इन लोग को आज से 5 दिन पहले इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड, तो वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, देखो वहाँ तो लिखा रहेगा उसमें 20 दिन 25 दिन जो भी लिखा रहेगा वो, और 90 दिन विच एवर इज अर्लियर। और वैसा बात है, लिखा मान लो 30 दिन तो 30 दिन ही होगा, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 90 दिन के लिए मिलता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी और चलने वाला कुछ दिन चाहिए अगर आपको, तो और 90 दिन आप बढ़वा सकते हो, ठीक है ना। तो ये पीरियड एक्सटेंड किया सकता है, क्या बताओ कितना, और मैक्सिमम 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। सर उसके बाद सर नहीं, अब नहीं बेटा, अगर ऐसा है तो तुम यहीं बस जाओ, जब तुमको आके यहीं पे रहना और 180 दिन से आया तुमको यहीं पे बिजनेस करना, बेटा रजिस्ट्रेशन ले लो तुम यहीं पर, क्या नाटक करो ये सब, ठीक है। चलो तो ऐसे ही क्वेश्चन एनआरटीपी को लेकर भी है, यहाँ पर भी कर लो आराम से खुद से, ये कर सकते हो। ये ध्यान है इसको भी, इसको पैन नहीं होता, इसको ऑब्वियस बात, इसका पैन कैसे होगा बताओ, ये एनआरटीपी है, ठीक है। तो इसका पैन नहीं होता, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे कोई एजेंट अपॉइंट करता है जिसका कोई वैलिड पैन वगैरह है, तो उसके उसका यहाँ पे डिटेल्स को भरना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखो पूछता है क्या, सीटीपी वाले क्वेश्चन में चीजें पूछा हुआ क्या, बोलता है मिस्टर क्यू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑफ गुजरात स्टेट इन द ट्रेडर ऑफ टैक्स इज द ट्रेडर, वो बताओ। यहाँ पर बोलता है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट, अगर ध्यान होगा नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स से यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर वो एग्जाम्पशन लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है, वो 20 लाख का लिमिट या 10 लाख का जो भी उस पर लगता है वो ले सकता है ना। तो वही देखना, बोलता है कि 18 लाख रुपया इसका यहाँ पर है, बताओ तो क्या इसको कराना है क्या, तो नहीं, ऐसे केस में नहीं कराना है इसको। अगर वो चाहता है कि मुझे एग्जाम्पशन लेना है ये वाला, अगर तो नहीं करना, बस ध्यान में रहे वो ईवे बिल लेकर भी गुड्स वगैरह जा रहा है, ईवे बिल लेकर जाए, वैलिड पैन उसके पास होना चाहिए, ये सब चीज़ उसे जरूरी है, ठीक है ना। और फिर बोलता है व्हाट विल बी द आंसर इफ मिस्टर क्यू मेक्स ट्रेडिंग इन टैक्सेबल नोटिफाइड प्रोडक्ट इंस्टीड ऑफ टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट। अगर देखो अगर ऐसा होता, जहाँ पर समझाओ यहाँ पे 75% ऑफ, यहाँ बताओ कैसा मशीन है, मतलब प्रीडोमिनेटली यहाँ पे मशीनरी यूज हो रहा है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट तो नहीं बोल सकते ऐसे केस में हम लोग, तो भैया ऐसे केस में इसको कंपल्सेशन करना पड़ेगा। फिर वो सिर्फ किसके लिए बताओ, जहाँ पे प्रीडोमिनेटली जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से गुड्स अपना बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो फिर बताना अगेन, देखो यहाँ पे बताया ब्रीफली डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजन, डिसाइड द करेक्ट कंक्लूजन एंड डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ द गिवन एडवाइस, ठीक है। मतलब राजू इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई एस ब्रिज, देखो फ्लाई एस ब्रिज में अगर है तो ऐसे केस में वो इनहेंस लिमिट 40 लाख का नहीं लगने वाला, ठीक है ना। इन द स्टेट ऑफ केरला ही स्टार्टेड द एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 एंड डील्स ओनली इन इंटर स्टेट, ओके। हिज टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज हिम टू रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन, बताओ क्या ये कंपोजिशन में जा सकता, नहीं, फ्लैश ब्रिक वालों इनसे लोगों को कंपोजिशन में जाना अलाउड नहीं है, तो ये नहीं आ सकता,
ठीक है। फिर बोलता है धरुम प्रोवाइड सर्विसेज एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू जियो बैंक लिमिटेड बाय फैसिलिटेटिंग ओपनिंग अ फैसिलिटेटिंग व्हाट बताओ, ओपनिंग बैंक अकाउंट इन विलेजेस और टू विलेजेस इन रूरल ब्रांचेस। ध्यान में अगर होगा रूरल ब्रांचेस वगैरह कोई सर्विस दे रहा है, ये सब एग्जेम्प्ट होता है। और बताओ अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाई ही करते हो तो क्या सेंस बनता है रजिस्ट्रेशन कराने, कोई सेंस बनता है बताओ? नहीं। और 23 मना भी करता हम लोग को, जरूरत नहीं है आपको कराने की। तो बोलता है अर्न किया कमीशन 22 लाख, क्या फर्क पड़ता है, वो एग्जेम्प्ट है। So far he is not registered under GST. Dharun's tax consultant advised him that he is liable for registration under GST as his gross receipt exceed 20। क्या बताओ ऐसे केस में ये बात सही बोल रहा है? नहीं, एकदम सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 50 लाख क्यों नहीं हो जाए कि वो क्या बताओ, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है भाई, और सिर्फ वही करता है वो। हाँ अगर वो कोई और जैसे मान लो 22 लाख का ये है और 1-2 लाख का कोई टैक्स और सप्लाई अगर कर दिया अगर वो, तब तो फिर हो गया, टर्नओवर सब काउंट हो जाएगा। तो वो नहीं बोल रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अगर यही करता है तो ऐसे केस में करने की कोई जरूरत उसको नहीं है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो। Well, Nisa Mani started his business activities in the month of February 2022 in the state of Orissa. He provided the following details। क्या क्या बोलता है, आउटवर्ड सप्लाई के पेट्रोल, देखो पेट्रोल हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आता है, बट टर्नओवर काउंट करने में ये भी आ जाएगा। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स इन इट्स ब्रांच इन राजस्थान, ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी काउंट होगा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हिज ब्रांच इन उत्तर प्रदेश, ये भी काउंट हो जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, एक बात समझो, ये ऐड होगा क्या? हाँ सर ये काउंट होगा, हाँ होगा, बिकॉज ये आउटवर्ड सप्लाई है ना, ये काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, वो भले आरसीएम में हो। इनवर्ड सप्लाई सर्विस ऑन विच टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, नहीं ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई है मेरा, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो ये तो काउंट नहीं होगा। तो अगर टर्नओवर अगर मुझसे पूछा गया टर्नओवर कितना होता है, 4, 2, 6, 5, 11 और 6, 17 लाख। ठीक है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर, निकाल लिया हम लोगों ने। एंड आल्सो डिसाइड वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन। एक बार बताओ क्या रजिस्ट्रेशन कराना, तो अगर तुम पूछो सर 20 लाख का तो पार नहीं हुआ, बट रजिस्ट्रेशन इसको कराना पड़ जाएगा। सर ऐसे कैसे कराना पड़ जाएगा? क्योंकि वो देखो यहाँ पर बता क्या हो रहा है, ये इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, जैसे क्या बताओ ये जो आरसीएम के अंडर आता है। तो अगर अब तुम इनवर्ट सप्लाई लियो जो आरसीएम में, तो तुमको तुमको पे करना पड़ जाएगा ना अब तो टैक्सेस, तो तुमको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी यहाँ पे। तो भले ही तुम्हारा बताओ यहाँ 17 लाख का यहाँ पे तुम्हारा टर्नओवर है, बट तुमको रजिस्ट्रेशन लगाना कंपलसरी क्यों जाएगा कि यहाँ पे हाउएवर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ द टर्नओवर। ठीक है ना, ठीक है, समझे समझे सर। फिर तो क्या बोलता है, Q Limited is engaged exclusively in supply of taxable goods from the following states. The particulars of इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ द मंथ ऑफ मई 22 आ रहा है, क्या क्या है। मध्य प्रदेश से 5 लाख है, गुजरात से 14, कितना हुआ 19, और 12 त्रिपुरा से हो गया 31 लाख। अब देखो दिक्कत समझो क्या पे, ये त्रिपुरा में खोल दिया ना अपना ब्रांचेस, तब जो त्रिपुरा में जैसे यहाँ पर आ गया ना ये, अब लिमिट 10 लाख हो गया इसका, और टोटल कितना हुआ सप्लाई देखोगे 31 लाख। अब इसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो गया अगर ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं ऐसे तो। ठीक है। तो क्यू लिमिटेड सिक्स टू नो वेदर इट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, तो यस इसको करना तो पड़ेगा। बोलता है क्या विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ क्यू लिमिटेड सप्लाई ओनली पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम ट्रिपुरा। देखो अगर वो पेट्रोल डीजल करता तो भैया वो तो नॉन टैक्सेबल है, वो तो नॉन टैक्सेबल गुड्स है। तो ऐसे केस में क्या होगा फिर हम लोग का लिमिट ये काउंट नहीं होगा, लिमिट हमारा 40 लाख ही रहेगा। हाँ अगर टर्नओवर काउंट जब करना है तो 5, 14, 19 और 12 31 लाख ही मानेंगे हम लोग, बट लिमिट इस केस में 40 लाख हो जाएगा, जो कि हमारा क्रॉस नहीं करता, तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ये भी दिसंबर 21 में आपका 4 मार्क का पूछा हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये भी एग्जाम है क्या, यस जैन 21 ओल्ड सिलेबस 5 मार्क का। क्या पूछा है यहाँ पर, बोलते हैं हैप्पी ट्रेडर अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑफ डीलिंग इन सप्लाई ऑफ बोथ एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स इन आसाम। Happy Traders has furnished the following details into the sales made for the month of April by all amounts are exclusive of GST। बोलता है इंटरेस्ट रेट सेल ऑफ गुड्स चार्जेबल इतना 15 लाख रुपया। इंटरेस्ट रेट सेल ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स ऐड तो फिलहाल ये भी होगा। ठीक है। इंटरेस्ट रेट सेल ऑफ अल्कोहल लीगल, देखो ये भी हमारा नॉन टैक्सेबल बट टर्नओवर के लिए ऐड हो जाएगा ये भी। इंटरेस्ट सेल ऑफ टोबैको, अब देखो ये फंस गया, जैसे ये बोला टोबैको काउंट तो हो गया, कितना हुआ 15, 5, 20 और ये 5, 25 लाख। ऐसे हम लोग का आसाम बताओ कितना था, आसाम के केस में हमारा था बताओ कितना 40 लाख का लिमिट। ठीक है ना, बट यहाँ देखो दिक्कत पता क्या हुआ, यहाँ दिक्कत हो गया कि ये क्या करता है यहाँ पर टोबैको खेला हो गया ना, अब इसका 20 लाख का लिमिट है और 25 लाख हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन करना है, इसको पड़ेगा। मतलब कंप्यूटर को एग्रीगेट टर्नओवर भैया निकाल लिया हम लोगों ने 25 लाख रुपया। ठीक है। एग्जामिन वेदर हैप्पी ट्रेडर्स लायबल टू रजिस्टर दिस एक्ट विद रीजन, हाँ यस उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट जो उसके केस में है ना, व्हाट इज द लिमिट, तो लिमिट क्या होगा उसी केस में 20 लाख हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो
टोबैको मतलब बताओ क्या, वो नोटिफाइड गुड्स में आ गया, तो ऐसे केस में इनहेंस लिमिट इसको नहीं मिलने वाला है। तो 20 लाख का लिमिट है और क्रॉस तो कर गया भैया, तो यहाँ पर हम लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, चलो जिंदगी में और आगे बढ़ते हैं। Determine with the brief reason with the following statement true or false. So, both the registration under CGST Act can be cancelled by the proper officer if the voluntary registration person has not commenced business within 3 months। तो नहीं, ये false है कि यहाँ पर 6 महीने के अंदर अगर आप स्टार्ट नहीं करते वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है ना, चलो ये सब आप आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये सब तो थ्योरी क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई बताने लगे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 23 के बारे में बोला, कौन कौन लायबल नहीं रजिस्ट्रेशन कर, ये सब कर सकते हो आराम से। एक बार यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Examine the validity of compulsory registration under section 24 of CGST Act in each independent cases। क्या बोलता है, मीनू a supplier in Maharashtra is engaged in supply of potatoes within Maharashtra and also outside Maharashtra whose turnover exceed the limit। बट बताओ यहाँ पे पोटैटो तो एग्जेम्प्ट है, ये कि हम लोग क्या मानते हैं, प्रोड्यूस क्या हमारा बताइए, हमारा कल्टीवेशन आउट ऑफ लैंड वाला है। तो ऐसे केस में बोलते हैं बजाय एग्जेम्प्ट करो इसको, तो यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन कराने कोई ऐसा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, वो चाहे तो कराए उसका। Genu Oils Gujarat is engaged in supplying machine oil as well as petrol। टोटल टर्नओवर कितना, 20 लाख और यहाँ 15 लाख। तो भैया ऐसे केस में बताओ कराना क्या है इसका। नहीं देखो, मशीन और पेट्रोल, पेट्रोल ऐसे ही हमारा तो नॉन टैक्सेबल है, बट मशीन ऑयल तो टैक्सेबल हो जाएगा नॉर्मली। तो लेके भी 35 लाख रुपया टोटल हो रहा है, और गुजरात में मतलब लिमिट कितना, 40 लाख, नहीं कराना इसको भी। टीलू इज वर्किंग एन एजेंट, ही इज सप्लाइंग गुड्स एज एन एजेंट ऑफ टीकू जो कि रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है। तो हम लोग अब क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 24 लग जाएगा आपका। हम लोग टर्नओवर नहीं चेक करना अपने को, आप ऐसे पर्सन के बिहाफ में बताओ क्या कर रहे हो, गुड सप्लाई कर रहे हो जो कि टैक्सेबल पर्सन है। ठीक है ना, चलो डन, ये सब अपने से करो अभी इसको, थ्योरी को। और एक आध क्वेश्चन और यहाँ पे करो। डिटरमिन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप देखो इफेक्टिव डेट, यहाँ पे क्वेश्चन ये हमारा इफेक्टिव डेट वाला पूछता है बहुत बार 3 नंबर के लिए। ठीक है, 3-4 मार्क, यहाँ पे 4 मार्क का पूछा हुआ है मे 18 में। नॉर्मली 3-3 मार्क का यहाँ पे देखा मैंने, पूछता रहा है एमटीवी वगैरह में। ठीक है, इसको देखो एक बात समझ लो, जहां आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया लिमिट से, या फिर आप सेक्शन 24 के किसी भी एक कैटेगरी में आ गए, अब क्या करना बताओ आपको, वहां से आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। मतलब उस दिन आप लायबल हो गए, जिस दिन आप लायबल हो गए वहां से अगर आपने 30 दिन के अंदर अगर आपने अप्लाई कर दिया, मान लो क्या हुआ, मान लो आप जो हो ना, आप 5 अगस्त को आप हो गए हो लायबल। ठीक है ना, वहां से 30 दिन के अंदर मान लो अगर आपने 4 सितंबर तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दिया, तो ऐसे केस में भले ही आपको मान लो 12 सितंबर या 10 सितंबर कभी भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, मान लो 10 सितंबर को आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है पूरा टोटल आपको सर्टिफिकेट वगैरह, तो भी आप रजिस्टर्ड माने जाओगे इसी डेट से। मतलब अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हो, तो जब भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिले, ध्यान में रहे आप जिस दिन लायबल हुए थे वहीं से आप रजिस्टर्ड माने जाओगे। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप 30 दिन के बाद अप्लाई किए हो, तो ऐसे केस में जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा, मान लो आपने यहाँ पर कब किया, मान लो आपने किया ये 10 सितंबर को, और यहाँ आपको मिल रहा है, बताओ कब मिल रहा है आपको, 15 सितंबर को। तो ऐसे केस में बताओ क्या होगा, फिर 15 से माना जाएगा आप रजिस्टर्ड। ठीक है ना, तो इनवॉइस के केस में भी हमारा क्वेश्चन इससे बनेगा। ठीक है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस का ये क्या होता है समझो, अगर आप मान लो 5 अगस्त से ही आप हो गए हो रजिस्टर्ड, और आपको सर्टिफिकेट मान लो मिला है 10 सितंबर को, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आपसे गुड्स परचेस किया होगा, जो भी इंसान, वो लोग, क्या उन लोगों को आईडी से मिल सकते हैं, आप तो रजिस्टर्ड थे यहीं से, अब उन लोग के आईडी से क्लेम कर सकते हैं। हाँ यस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सुनिए एक काम करो, जितना भी रजिस्टर्ड पर्सन वगैरह है ना, उन लोगों का काम करो ना, उन लोगों को आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दो। क्या करो बताओ आप उन लोगों को रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दो। कितना दिन के अंदर, जिस दिन आपको मिला वहां से 1 महीना, मान लो सर्टिफिकेट आपको मिला 10 नौ को ना, यहाँ से 1 महीना के अंदर आप क्या कर दो, उन लोगों को इशू कर दो, क्या बताओ, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है, बड़े चीज समझो यहाँ पर, क्या आप यहाँ पर जो 10/9 यहाँ पे दिया हुआ है सर, अगर जो 11/9 से सप्लाई किया उसका, ये भाई वहां पे कहेगा रिवाइज, वो तो आपको सर्टिफिकेट मिल चुका, अब यहाँ से नॉर्मल सप्लाई करो ना आप। ठीक है, तो यहाँ पूछता है हम लोग से क्या कि इफेक्टिव डेट क्या होगा। ठीक है, देखो क्या बोलता है यहाँ पे, the aggregate turnover of Madhu Limited engaged in taxable supply of services in the state of Punjab exceeded 20 lakh on, कब बताओ हमारे यहाँ पर, 25 अगस्त को। इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 19 सितंबर, आपको दिख रहा है 30 दिन के अंदर कर चुका है, यस कर चुका है, और उसको मिला बताओ 29 सितंबर को मिला रजिस्ट्रेशन, फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग क्या मानेंगे 25 दिन। यहाँ पर इसने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया ना, अगर आप 30 डेज के अंदर अगर अप्लाई कर देते हो अगर आप, ठीक है, तो क्या बोलेंगे ऐसे मन बताओ हम लोग कि आप यहाँ पर 25 अगस्त से ही आप यहाँ पर हो गए रजिस्टर्ड। लेकिन लेकिन व्हाट विल बी योर आंसर इफ द अबव सिनेरियो, इन द अबव सिनेरियो
मधु लिमिटेड सबमिट्स द एप्लीकेशन कब बताओ, 27 सितंबर, जो कि 30 दिन से ज्यादा हो चुका। अब आपको जिस दिन सर्टिफिकेट मिला, किस दिन मिला बताओ, 5 अक्टूबर, आप यहाँ से माना जाओगे रजिस्टर्ड। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, चलो कर पाओगे ये सब अब? ठीक है, आई होप अब ये सब आराम से आप कर पाओगे, मैं पूरा बता दिया, ये सब क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो आराम से इन सबको करो, पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है क्या बताओ, इनवॉइस, इंक्लूडिंग इसमें ई वे बिल हम लोग करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। ओके, चलो आया तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या अपना इनवॉइस, इसके बाद छोटा चैप्टर है हमारा बहुत, ये थोड़ा सा ही बड़ा है, आ जाओ बात करते हैं। देखो इनवॉइसेस हमारा क्या होता है, देखो इनवॉइस बहुत ही जरूरी चीज़ है, क्योंकि उसी के बेस हम लोग को आईटीसी मिलने वाला है, ठीक है। और ये ईवे बिल भी क्या होता है समझेंगे थोड़ा देर बाद हम लोग। पर समझते हैं इनवॉइस के बाद, समझते हैं देखो इनवॉइस हमारा बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसी के बेस हम लोग को मिलने वाला है आईटीसी, जो कि बैकबोन है अपने जीएसटी लॉ का, है ना। तो अब इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए, है ना, एक इनवॉइस में हमारा क्या क्या होना चाहिए, इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा, ये सब कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पे देखना है, और इन सबको बेस पे हमारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है। तो इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, अगर पूछो तो, अगर देखो गुड्स अगर है ना, अगर मान लो गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ द गुड्स, एक बात समझ जाओ, जिस दिन गुड्स आप यहाँ पर दे रहे हो उसको ना, उस दिन मतलब रिमूव कर रहे हो अपने यहाँ से गुड्स, आपको उस दिन या उसके पहले करो तो पहले आपको इनवॉइस आपको रेस कर देना है, ठीक है। और अगर सर्विस के केस में है तो आप सर्विस के पहले भी कर सकते हो, आपका मन, लेकिन मैक्स टू मैक्स बता कितना दिन है, 30 डेज विद इन, कहाँ तक बताओ, विद इन द सर्विस प्रोवाइड डेट, मतलब क्या, आप सर्विस प्रोवाइड किया आपने जहाँ से, वहाँ से 30 दिन के अंदर आपको यहाँ पर इशू कर देना है। 45 डेज जाएगा अगर आप एनबीएफसी, इंश्योरेंस, बैंकिंग ये सब अगर है तो 45 डेज वहाँ पर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब कुछ कुछ लोग को, जैसे मान लो अब एनबीएफसी हो गया, ठीक है, बैंकिंग कंपनी हो गया, इन लोगों को कुछ कुछ छूट हमें यहाँ पे दिया हुआ, क्या क्या है, उन सब के बेस पे ही क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ इंस्टीट्यूट, और देखते हैं हम लोग। बोलते क्या सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, सुल्तान इंडस्ट्री लिमिटेड दिल्ली entered into a contract with Prux Enterprises Entrepreneurs Delhi for supply of spare parts of the machine on this date, 7 September. The spare parts were to be delivered on 30th September. Sultan Industries removed the finished spare, बताओ किस दिन निकाला अपने यहाँ से, 29 अब बताओ इन लोग को इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा, तो देखो इन लोगों को इनवॉइस 29 के पहले इन लोगों को, मतलब 29 तक इन लोग इशू कर देना है, मतलब क्या, ऑन और बिफोर 29 सितंबर इन लोगों को इशू करना पड़ेगा, जहाँ जिस दिन रिमूव कर रहा गुड्स वहाँ तक, वहाँ के दिन तक इन लोगों को कर देना पड़ेगा। अगर सर्विस है तो कैसे बताओ, सर्विस है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि भैया आपको 30 दिन के अंदर आपको कर देना पड़ेगा, विद इन पीरियड 30 डेज। अगर यही बताओ क्या आप, अगर इंश्योरेंस, बैंकिंग, एनबीएफसी ये सब अगर है ना, तो हम लोग बोलते हैं 45 डेज वहाँ पे इन लोग को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इसी के बेस पे, but examine the following independent cases supply of goods and services, determine the time of issue of invoice under each of the cases as per the provision of CGST। तो क्या बोलते हैं, शक्ति इंटरप्राइजेस कोलकाता इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज इंटरप्राइजेस सूरत फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन दिस डेट, 30 अप्रैल को हम लोग सप्लाई करेंगे, ऐसा बात हुआ इन लोगों का, ठीक है। ओके, द गुड्स वर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री, बताओ किस दिन, इन लोग के यहाँ से फैक्ट्री से गुड्स कब निकल गया है, 11 अप्रैल को। अब जैसे गुड्स निकला हमें उसी दिन हमने इशू करना पड़ेगा इनवॉइस, ठीक है ना। एज पर द एग्रीमेंट द गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड बाई इतना, सो इंटरप्राइज रिसीव किया, देखो अब वो कब डिलीवर करना था, कब डिलीवर हुआ है, सीधा उतना मतलब नहीं, जिस दिन रिमूव हुआ किस दिन, 11 अप्रैल, यहाँ तक उन लोगों को इशू करना पड़ेगा इनवॉइस। फिर क्या बोलता है, ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हैज प्रोवाइडेड इट्स सर्विसेज फॉर एन इवेंट एट कपूर फिल्म एजेंसीज ऑन दिस डेट 5 दिसंबर 2022। पेमेंट जो हुआ इवेंट का 19 दिसंबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्स टू मैक्स डेट पता कब तक इन लोगों के पास, मैक्स टू मैक्स डेट इन लोगों के पास 4 जनवरी तक इन लोगों के पास, 30 दिन मैक्सिमम रहता है। जनरली क्या होगा, पेमेंट कर रहा भैया उस दिन वो कर दिया होगा, बट हम क्या होता है मैक्सिमम डेट यहाँ तक इसके पास है, इसको कर देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो, रॉयल फैशंस, a registered supplier of designer outfit in Delhi, decided to exhibit its products in a fashion show being organized at Hotel Park Royal, Delhi on this date, 4th July 23. For the occasion, it gets makeover of its model done by Aura Beauty Services Limited, मतलब सर्विस ले रखा है अशोक विहार, फॉर विच कंसिडरेशन कितना है, 5 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और जीएसटी चार्ज करके कितना हो रहा है, मान लो 5,90,000 हो रहा है, ठीक है। और ब्यूटी सर्विसेज जो ये क्या क्या इन लोगों ने इशू किया है, साइन टैक्स इनवॉइस ऑन 10 अगस्त, पहला बात देखो इन लोगों को 4 जुलाई था, तो 4 जुलाई से अगर मैक्सिमम डेट देखो 3 अगस्त, 30 दिन हो जाता है, इन लोगों को 3 अगस्त को तो कर देना था। और सेट कहाँ गया, ऊपर आएगा हम लोग,
तो इन लोगों को 3 अगस्त तक तो इन लोगों को कर देना था, इनवॉइस इशू नहीं किया, एक तो लेट किया, ठीक है। शोइंग द लमसम अमाउंट ऑफ 5 लाख इंक्लूसिव सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। देखो पहला बात तो ये देखो, आपको आपने टाइम पे इशू नहीं करा। दूसरा पता गलती इन लोगों के यहाँ पर, इन्होंने 5,90,000 ऐसे नहीं होता, आपको दिखाना पड़ता टैक्सेबल वैल्यू इतना है, ठीक है। वो उस पर रेट आपका मान लो 18%, 9% का रेट है दोनों पे, और सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी आपको सेपरेटली शो करना पड़ता है, टैक्स वैल्यू कितना है, रेट कितना है, टैक्स कितना है। इन्होंने क्या करा है, एक ही बार में 5,90 इशू कर दिया है, ठीक है। अब क्या क्या पूछता हम लोग से, बोलता है कि एग्जामिन वेदर द टैक्स इनवॉइसेस हैज बीन इशूड विद इन द टाइम लिमिट। तो पहला बार टाइम लिमिट तो नहीं है, 3 अगस्त डेट था, 10 अगस्त को किया है। The tax consultant of Royal Fashion objected to the invoice raised, suggesting that the amount of tax charge in respect of the taxable supply should be shown separately। सही बात बोल रही है, सेपरेटली शो करना था। The invoice raised by Aura Video Service Limited, however, Aura Video Service Limited क्या किया इन लोग ने, that there is no mandatory requirement। ऐसा है क्या, mandatory requirement नहीं है क्या ऐसा? यस है, आपको करना पड़ेगा ना। पता क्या होगा, उन लोगों को फिर एडीसी नहीं मिलेगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को अलग अलग इन लोगों को दिखाना पड़ेगा, 5 लाख अलग, फिर रेट इतना, फिर इतना इसमें हमारा जीएसटी, ठीक है। चलो पढ़ना इसको। बता व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच द इनवॉइस हैज टू बी इशूड इन केस कंटीन्यूअस सप्लाई। देखो क्या होता है, कंटीन्यूअस सप्लाई अगर हुआ ना, मान लो हम लोग सप्लाई किए जा रहे हैं, एक बार पैसा मिलने वाला है, फिर स्टेटमेंट टाइम टाइम पे देंगे हम लोग। तो जब भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, स्टेटमेंट का डेट या फिर पेमेंट का डेट अगर तय हुआ है एक्रूअल बेसिस, तो पेमेंट का डेट जो आपका होगा उस बेस पे आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बट अगर सर्विस का केस हुआ ना, वहाँ पे थोड़ा सा अलग केस है, वहाँ लोग क्या बोलते हैं सर्विस के केस में, तुमने क्या बोलता है, बस सर्विस में देखो, सर्विस केस में बोलता है कि अगर पेमेंट का डेट स्पेसिफाइड है, मान लो कि हर महीने का 25 तारीख कर देंगे, हर क्वार्टर में ऐसे कर देंगे, स्पेसिफाइड अगर है, तो उस पेमेंट का डेट पे हम लोग को इन्वॉइस करना पड़ेगा। वो जो भी डेट तय हुआ था, पेमेंट हो रहा आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर पेमेंट का कोई डेट स्पेसिफाइड था नहीं, और मान लो यहाँ पे था नहीं और पेमेंट हो गया मान लो 20 तारीख को, तो फिर उस दिन करना पड़ेगा। और अगर मान लो ना पेमेंट का डेट स्पेसिफाई ना कुछ है, बट क्या है पता है, यहाँ पर हम लोग बोले थे जिस दिन कंप्लीट होगा इवेंट, मान लो हमने कुछ सर्विस में करने बोला, बोला जिस दिन कंप्लीट कर दोगे उस दिन हम लोग दे देंगे पेमेंट तुमको, ऐसा कुछ मतलब जो भी है, अगर लिंक्ड है, अगर क्या बताओ किसी कंप्लीशन ऑफ इवेंट्स है ना, तो जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट होगा उस दिन हम लोग को रेस करना पड़ेगा इनवॉइस। अब इसके ऊपर ना 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे एग्जाम में देखो पूछा भी हुआ है। और देखो क्या बोलते हैं हम लोग, जोला प्रोवाइड continuous supply of services regarding annual maintenance contract, okay, of air conditioner of all the electronic items of Khotu Limited. He provides the following details regarding the same। क्या क्या, they made contract for the AMC as mentioned in the contract। AMC will start कब से होगा बताओ, एनुअल मेंटेनेंस हमारा स्टार्ट होगा 1/4 से, 1/4/22 से, और वो वैलिड है हमारा 1 साल के लिए, ठीक है। तो वो खत्म हुआ कब बताओ, 31 दिन। झोला रिसीव किया, पेमेंट कब लिया उन लोग, लिया है 30/4 को। अब कौन सा डेट, 1/4, 31/3, 30/4 किसको माने हम लोग की, जब हम लोग को इनवॉइस इशू करना है तो क्या बोलते हैं, explain the time of issue of invoice in case of continuous supply of service as per the provision of CGST Act and accordingly determine the time of issue of invoice। okay, हम लोग को बताना है। देखो क्या बोलते हैं, as mentioned in the contract have to make payment on 5/5। देखो जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि आपको इस दिन आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो अगर ऐसा कुछ है पेमेंट करना ही पड़ेगा इस दिन, तो आपको क्या बताओ, आपको 5/5 को आपको इशू यहाँ पर कर देना है इनवॉइस, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड है तो हम लोग 5/5 करना पड़ेगा। लेकिन इफ द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज नॉट मेंशनड इन एएमसी, कहीं मेंशन है नहीं कुछ, तो ऐसे कैसे बताओ पेमेंट किस दिन मिला, देखो ना उसको, उसको पेमेंट मिला है 30/4 को, तो उसको 30/4 को इशू करना पड़ेगा इनवॉइस। क्लियर है ये चीज, ठीक है सर, कर लोगे इसको। चलो यहाँ पे वैसे ये क्वेश्चन है, नवंबर 18 ने 5 मार्क का पूछा, कर सकते हो क्या ऐसा क्वेश्चन, चलिए दिखा दूं मैं। बोलता है मिस्टर लखन प्रोवाइड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू मिसेस टीएनबी लिमिटेड, ही फर्निशेस द फॉलोइंग फॉर द, क्या क्या, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सर्विस जो हुआ है वो हमारा 1/10/22 को हुआ है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज हुआ हमारा 31/1/23 को। ऑन डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट है हमारा 30/3/23 को। अब किस दिन करें इसको हम लोग इनवॉइस, और देखते हैं क्या बोला। बोला डिटरमिन द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर द सीजीएसटी एक्ट, कब कब, इफ नो ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज अग्रीड, अगर ड्यू डेट अग्री कुछ नहीं था, तो ऐसे केस में जिस दिन पेमेंट मिला, किस दिन हुआ डेट ऑफ रिसीट पेमेंट 30/3, तो इस दिन को इनवॉइस हम लोग इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पेमेंट लिंक था टू कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो जिस दिन कंप्लीट हुआ, किस दिन कंप्लीट हुआ है 31/1, तो 31/1 को करना पड़ेगा, ठीक है। इफ मैसेज टीएमबी लिमिटेड हैज टू मेक पेमेंट 25/3 को, अगर उसको करना ही था, मतलब पेमेंट का डेट स्पेसिफाई है, तो इस दिन को मान लें, क्या बताओ हम लोग यहाँ पर अभी टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो ये ऑन और बिफोर इस दिन को करना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया।
अब यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर डेट स्पेसिफाई है अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1, तो इसे इन लोग को स्पेसिफाई जो डेट है वहाँ पर इन लोग को इनवॉइस इशू करना है, पेमेंट का डेट हमारा स्पेसिफाई है, ठीक है ना। चलो आ जाइए यहाँ पर। अब तो क्या बोलता है, हम लोग से बोलता है कि लिस्ट आउट द सिचुएशन इन विच क्रेडिट और डेबिट नोट हम लोगों को कब कब इशू करना पड़ता है। देखो क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्यों पता है, तो हो सकता है कि हम लोग जो इनवॉइस इशू किए उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, या गुड्स बाद में रिटर्न हो जाए, या फिर हम लोग याद होगा डिस्काउंट इशू करना पड़ गया था हम लोगों को, अगर आपको ध्यान होगा वैल्यूएशन सप्लाई में, अगर वो पहले से अग्रीड था हम लोगों को, ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम लोगों का डिस्काउंट वगैरह इशू करना पड़ता था। तो हम लोग ये सब फिर अब करे कैसे, इन्वॉइस हो चुका था, तो ऐसे केस में क्रेडिट डेबिट नोट का हम लोग हेल्प लेते हैं। क्या समझो आप, बैकवर्ड कैसे करना, आप कंफ्यूज होते हैं कौन सा क्रेडिट नोट कौन सा डेबिट नोट, ध्यान देना देखिए। तो जब में हम लोग क्रेडिट नोट क्यों बोलते किसी को हम लोग, अगर आपको मान लो गुड्स रिटर्न हुआ है, आपको मान लो गुड्स रिटर्न हुआ है, ठीक है, तो आप क्या एंट्री करते हो पता मुझे को, आप करते हो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, डेटर का नाम लिखते हो मान लो जो भी होगा राहुल, ठीक है, मान लो आपको डिस्काउंट दे रहे हो आप उसको, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू राहुल। आप पता क्या कर रहे हो, आप राहुल के ना अकाउंट को आप कर रहे हो क्रेडिट, तो जब भी आप किसी के अकाउंट को क्रेडिट करते हो आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा कब कब हो सकता है, रिटर्न के केस में, डिस्काउंट के केस में, या फिर मान लो गलती से मैंने सप्लाई ज़्यादा दिखा दिया, मैं मेरे को 1 लाख दिखाना चाहिए था, मैंने दिखा दिया 1,20,000 गलती से, अब 20,000 घटाना पड़ेगा। तो जब भी समझो आपका सप्लाई का वैल्यू को कम करना रहेगा, ठीक है, या फिर मान लो टैक्स रेट आपने गलती से ज़्यादा ज़्यादा बचा, 12% था 18% कर दिया, ऐसा कुछ कुछ आपने अगर दिक्कत ऐसा हुआ अगर, और आपको क्या करना है अभी वैल्यू को घटाना है, तो ऐसे केस में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। उल्टा अगर मैं बोलूँ डेबिट नोट कब, जब वैल्यू को बढ़ाना होगा उस केस में डेबिट नोट। अपना देखो आप कैसे सुझाव में रखना हम लोग को, ठीक है, एक बात समझो, एक बात समझो मुझे, जब भी मान लो अगर 1 लाख का हमने यहाँ पर मान लो वैल्यू दिया था, ठीक है, और हमें देना था 1,20,000 का, बात सुनना, हमने 1 लाख रुपए का वैल्यू लिख के दिया था आपको इनवॉइस में, बट देना था 1,20,000 का, तो अब 20 बढ़ाएंगे हम लोग, सोचो जब 20 हम लोग बढ़ाएंगे, जब हम लोग 20 बढ़ाएंगे तो उस पर मान लो 18% का जीएसटी है वो भी बढ़ेगा, 3,600 रुपया, है ना। अब बताओ क्या इस जीएसटी का आप इनपुट लोगे कि नहीं लोगे आप, ऑब्वियस बात आप लोगे, आप पे कर रहे हो जीएसटी, इनपुट तो लोगे ही आप। तो सोचो क्या आपका आईटीसी बढ़ जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका बढ़ जाएगा, आपका देखिए इनपुट टैक्स सर बढ़ तो रहा है, तो क्या होता है, एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है, इनपुट इनपुट टैक्स का होता है, एसेट की लायबिलिटी, सर एसेट होता है। रियल अकाउंट याद आ रहा है आपको, डेबिट मतलब क्या, एसेट का बढ़ना, तो डेबिट नोट मतलब आईटीसी बढ़ेगा, मतलब समझो सप्लाई का वैल्यू बढ़ेगा समझो, ठीक है। तो इन नटसेल हम लोगों को वैल्यू घटाना है किसी भी रीजन से, हम लोग क्रेडिट नोट इशू करेंगे, वैल्यू बढ़ाना है डेबिट नोट इशू करेंगे। यहाँ बोला सिचुएशन बता दो खाली, ये देखो ये सब देख रहे हो, मई 19 5 मार्क, मई 18 नवंबर 18 दोनों बार ऑल्सो इसने 5 मार्क, फिर नवंबर 22 ने 5 मार्क, देख रहे हो आप कब तक इशू कर सकते हो, तो वही जो हमारा डेट होता है बताओ, November 30, या फिर एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। चलो, तो क्रेडिट नोट दो कब इसे हम लोग करते हैं, द सप्लायर इरनेसली डिक्लेयर द वैल्यू विच इज मोर देन, ज्यादा दिखा दिए एक्चुअल से, 5 लाख था दिखा दिए 6 लाख, घटाना पड़ेगा क्रेडिट नोट। इरनेसली क्या डिक्लेयर्ड हायर टैक्स रेट, ज्यादा टैक्स रेट दिखा दिया, वैल्यू फिर से बढ़ गया, हटाना पड़ेगा। तो ये सब कैसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या करो क्रेडिट नोट इशू कर दो, और जहां वैल्यू को तुमको बढ़ाना वहां पे तुम डेबिट नोट, उसका उल्टा कर दो ना, डेबिट नोट इशू कर दो सब चीज के लिए। और कब तक कर सकते हैं हम लोग, तो बताओ कब तक, 30 नवंबर, और फिर हमारा या फिर एक्चुअल जो रिटर्न फाइल डेट हमारा एनुअल रिटर्न फाइल डेट, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। वैसे मान लो हम लोगों ने लेट हम लोगों ने 20 नवंबर को फाइल कर दिया रिटर्न, एनुअल रिटर्न, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा 20/11 हमारा लास्ट डेट होगा, ठीक है ना। तो मान लो जो भी, जैसे मान लो हमने 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक जो भी हमने इनवॉइस इशू करा है उसके लिए बात कर रहे हैं पर, ठीक है, डन ना। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, November 19 ओल्ड सिलेबस 5 मार्क का पूछा हुआ है, बोलता है क्या, Karthik and company registered supplier under GST provide the following information regarding the various tax invoices issued by it during the month of March 23, ठीक है। बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज जो किए थे इनवॉइस में वो 2.5 लाख, एज अगेंस्ट एक्चुअल वैल्यू बता कितना था, 230, ज़्यादा चार्ज किया है, घटाना है, एक काम करो 20 रुपये घटा दो, तो कैसे घटाएंगे हम लोग, क्रेडिट नोट से, ठीक है। टैक्स चार्ज इन एन इनवॉइस वॉज 32,000 अगेंस्ट द एक्चुअल लाइबिलिटी, बताओ कितना था इसका, 68, कम दिखा दिया हम लोग, अगेन डेबिट नोट करना पड़ेगा इसको हम लोग का, डिफरेंस अमाउंट का,
ठीक है। वैल्यू चार्ज इन एन इनवॉइस वाज 3,20,000 एज अगेंस्ट द एक्चुअल वैल्यू 4,20,000, एक्चुअल 4,20,000 था, दिखा दिया 3,20,000। अगेन अब 1 लाख क्या करना पड़ेगा हम लोग को, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो पहला क्रेडिट नोट, बाकी दोनों हमारा डेबिट नोट हम लोग को इशू करना है ना। ठीक है, चलो। वो द किड्जी टॉयज लिमिटेड होलसेलर ऑफ टॉयज रजिस्टर्ड इन चंडीगढ़ इज renowned in the local market for the variety of toys and their reasonable prices. Kidsy Toy Limited makes supply of 100 pieces of babies learning laptops and chat learning phones to Nancy General Store on 25th of September by issuing tax invoice amounting to 1 लाख रुपए। ठीक है। However, the said toys were returned by the Nancy General Store on 30th September. Discuss which document। आगे हम बताओ कैसे रिटर्न में गुड्स ना, ऐसे केस में क्रेडिट नोट इन लोगों को इशू करना पड़ेगा, है ना। चलो कर देंगे क्रेडिट नोट इशू हम लोग। Determine with the reason with the following statement are true or false. A registered person shall issue separate invoices for taxable and exempted goods। देखो अगर हम लोग मान लो ना, अगर हम लोग रजिस्टर्ड है और हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग को टैक्सेबल नहीं एग्जेम्प्टेड गुड्स हम सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग को बिल ऑफ सप्लाई हम लोग को इशू करना पड़ता है। ठीक है। तो बिल ऑफ सप्लाई जनरली दो केस में इशू होता है, एक तो एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है बताओ, एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहा है ऐसे केस में, या फिर आपको ध्यान में कंपोजिशन वाला लोग भी क्या करता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। बट समझो अगर मान लो मैं रजिस्टर्ड हूँ, कुछ टैक्सेबल गुड्स से मेरा कुछ मान लो एग्जेम्प्ट गुड्स है, क्या ऐसे में अब एक ही बंदे को मान लो मैं 3 पीस बेचा कोई सामान जहाँ पे 2 पीस टैक्सेबल बड़ा था, 1 पीस एग्जेम्प्ट था, क्या करूँ मैं अब, अलग इनवॉइस से करूँ, पता नहीं, एक काम करो आप एक ही इनवॉइस उसको ले दो, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो यहाँ क्या बोलता है, सेपरेट करना पड़ेगा, नहीं सेपरेट नहीं करना, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कर दो, चलेगा। एक एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी कैन इशू अ कंसुलेट टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर द सप्लाई मेड इन। हाँ, इन लोगों के पास ऑप्शन है कि लोग चाहे तो एट द एंड ऑफ द मंथ भी लोग इशू कर सकता है, कंसुलेट बेस पे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो फॉल्स है, क्यों सेपरेट नहीं करना पड़ा, दूसरा ट्रू है हमारा। ठीक है। The aggregate turnover of Sangri Service Limited Delhi exceeded 20 lakh on 12th August. He applied for registration 3rd September। आपको ध्यान मारा 30 के अंदर अप्लाई किया तो इसको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो अलग केस है ये। एंड एंड वाज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस दिन बताओ, 6 सितंबर को। तो 6 सितंबर जहाँ से मिला वहाँ से 1 महीना मतलब 6/10 तक, 6/9 से 6/10 तक इसे करना पड़ेगा। 6/10 तक क्या करेगा ये, इनवॉइस इशू कर देगा, रिवाइज इनवॉइस, कहाँ से कहाँ, 12 सितंबर से लेके जितना यहाँ तक वो सप्लाई किया होगा। ठीक है ना। ठीक है सर, तो वही लिखा हुआ, कुछ नहीं पढ़ना इसको। अगेन यहाँ पर भी वो एक एग्जांपल यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लेकर बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, किस किस दिन कैसे चीज़ को पढ़ना, सेम चीज़ है कि अगर मान लो 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब जो आएगा सर्टिफिकेट क्या करेंगे बताओ, हम लोग क्या कर देंगे उसको, हम लोग रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे, कहाँ से, मतलब जिस दिन हम लोग सर्टिफिकेट में वहाँ से 1 महीना के अंदर। ठीक है, ओके। Siam Fabris has opted for composition levy scheme in the current financial year. It has approached to advise whether it is mandatory to issue tax invoice। नहीं भैया, तुम लोगों को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, टैक्स इनवॉइस इशू करने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन बताया, पूछा ये पूछा है, मान लो एक ही बंदा को है, हम लोग क्या हुआ, हम लोग कुछ एक गुड्स वगैरह रिटर्न हुआ है, ठीक है, तो क्या हम कंसिडर कर दे इनवॉइस, क्रेडिट नोट 2-3 इनवॉइस मिला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, ABC Limited, a registered supplier, has made the following taxable supplies to its customer Mr. P in the quarter ending this year। बोला 5 अप्रैल को हम लोग एक सप्लाई किए हैं, 10 मई से करते हम लोग सप्लाई किया बहुत सारा, ठीक है, क्या हुआ है, गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल नंबर 102, 230 और 254, मतलब कौन कौन सा बोल रहे हैं यहाँ पर, 102, 230 और 254 have been returned by Mr. P। You are required to advise whether it can issue consolidate credit note। हाँ कर सकता है, वन और मोर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कंसोलिडेट भी ये लोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पर्सन को कर देगा। ठीक है। ABC Cinemas, a registered person engaged in the making supply of services by way of admission to exhibition of cinematography films। बताओ ना, मल्टीप्लेक्स देखो आपने, सिनेमा वगैरह, तो उसमें क्या करता है बताओ, हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग टिकट मिलता है हम लोग को ना, ठीक है, तो वो भी इनवॉइस माना था, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये लोग क्या चाहता है, ये लोग बोलते हैं कि वॉज इशूइंग कंसिडर टैक्स इनवॉइस फॉर द सप्लाई एट द क्लोज ऑफ द ईच डे इन टर्म्स ऑफ इतना। एक बार बताओ, हम लोग जो बोलते हैं ना, तो क्या होता है, अगर कब हम लोगों को कब कब हम लोगों के इसमें इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है, तो देखो बोलता है क्या कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन कर रहे हो वो करना पड़ेगा इनवॉइस इशू। अगर आप अनरजिस्टर्ड करते हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड को इशू करते हो इनवॉइस, मतलब सप्लाई करते हो, तो ऐसे केस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, 200 रुपये से कम का सप्लाई है, और वो मांग भी नहीं रहा आपसे इनवॉइस, तीनों केस, एक तो अनरजिस्टर्ड है, 200 से कम का सप्लाई है, और अगर वो बताओ क्या यहाँ पर मांग भी नहीं रहा आपसे इनवॉइस, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, आपको हर एक एक करके इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक ही बार कंसिडर्ड इशू करना है ऐसे 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 के लिए। बट एक चीज समझो, ये
जो भी हमारा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वॉइस सिनेमा वगैरह होता है ना, उन लोगों को ये चीज़ अलाउ नहीं है। उन लोगों को टिकट इशू करना पड़ेगा सबको, चाहे 200 से कम क्यों नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या किया, ये यहाँ पर कंसिडर्ड टैक्स इनवॉइस कर रहा है, क्या बताओ इसको अलाउड है तो पता नहीं। During the month of October 22, the department raised objection for this practice and asked to issue separate tax invoice। इन लोगों को separate tax invoice करना पड़ेगा, इन लोग के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि अब क्या करो आप कंसिडर कर दो एक ही साथ, ठीक है ना। चलो कर सकते हो इसको आराम से। अब कोई चीज़ जो है पूछा हमारे पे, क्या कहते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस समझ लिया हम लोग ऊपर में कि रजिस्ट्रेशन अगर टीजिंग ने अप्लाई किए थे, जब आ गया तो वहाँ पे हम लोग जिस दिन हम लोग को सर्टिफिकेट मिला वहाँ से 1 महीने के अंदर क्या करेंगे हम लोग, वहाँ से बताओ इशू कर देंगे रिवाइज टैक्स इनवॉइस। बिलो सप्लाई क्या होता है ये हम लोग देख लिए, क्या होता है बिलो सप्लाई बताओ, या तो कंपोजिशन वाला या फिर मान लो जो रजिस्टर्ड पर्सन है एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो। रिसिप वाउचर रिफंड वाउचर, ये क्या होता है, रिसिप वाउचर भी हम लोग किसी से एडवांस लेते हैं, मान लो सप्लाई भी किए नहीं है बट एडवांस ले लिया हम लोग, तो एडवांस अगर लिए तो ऐसे केस में हम लोग को रिसिप वाउचर इशू करना पड़ता है। और मान लो कभी एडवांस तो ले लिए बट किसी रीजन से हम लोग सप्लाई नहीं कर सके, कोई भी रीजन से ऐसा कुछ हुआ अगर, तो हम लोग पैसा रिफंड करना पड़ता है, ऐसे केस में रिफंड वाउचर होता है। अपने इसी दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन है उदय सिंह वाला, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो तो उदय सिंह रजिस्टर्ड सप्लायर हैज रिसीव्ड एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज टू बी सप्लाइड इन टू द सूरजमल, his accountant asked him to issue a receipt voucher, ठीक है कर दिया हम लोग, with respect to the such services to be supplied। however he is apprehensive as to what would happen in case receipt voucher is issued but subsequently no services supplied। अगर क्या हुआ, अगर वो चीज़ चिंता कर रहा है वो कि यार अगर मान लो मैंने यहाँ पर रिसीव वाउचर इशू कर दिया मैंने, सप्लाई बाद में हुआ नहीं तो रिफंड वाउचर इशू कर देना, पैसा वापस करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड पेमेंट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर हम लोग बोलते हैं ना वो अनरजिस्टर्ड जो हम लोग होता है ना सप्लाई हम लेते हैं हम लोग सर्विसेज या फिर गुड्स जो भी हमारा 9394, अगर हमारा आरसीएम अंडर आता है तो ऐसे केस हम लोग को पेमेंट वाउचर हम लोग को इशू करना पड़ता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, मतलब भोजराज और रजिस्टर्ड पर्सन हैज अवेल्ड जीटीए सर्विसेज फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड सप्लायर। देखो अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेते हो अगर आरसीएम के अंदर ये आएगा, ठीक है ना, ऐसे केस में आपको इनवॉइस खुद ही इशू करना पड़ जाएगा, तो इसको हम लोग बहुत सेल्फ इनवॉइस ही बोलते हैं, ठीक है ना। ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ही विशेस टू नो वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू इस इनवॉइस, यस इशू इनवॉइस इशू यहाँ पर करना पड़ेगा, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिए रखा है सर्विस, ठीक है। ठीक है चलो, what is the time period within which the invoice has to be issued when the goods are being sent on। देखो अब क्या होता है अप्रूवल, अप्रूवल हमने पढ़ रखा है बचपन में अकाउंट्स में भी, क्या होता है बहुत बार ना हम लोग गुड्स सेंड करते हैं अप्रूवल पे, तो जीएसटी बोला देखो भाई मान लो गुड्स तुमने सेंड करा अप्रूवल के लिए, वो सेल हो गया, मान लो तुमने सेल किया है 1 अप्रैल 2022 को तुमने सेंड किया है, मान लो वो सेल हो गया 15 मई को, ठीक है ना। तो जो भी है या तो सेल का डेट और जिस दिन तुम रिमूव किया गुड्स अपने यहाँ से वहां से 6 महीना, विच एवर इज अर्लियर आपको यहाँ पर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो क्या हुआ देखो बोलते हैं कि यहाँ पर बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई, या तो जिस दिन सप्लाई हो गया 15/5 उस दिन, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो इसके लिए क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, मिसेस जिंग ट्रांस ऑफ कोलकाता इज इंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसमीटर्स। 20/5/22 क्या हुआ है, मिसेस जिंग ट्रांस हैज सेंड 500 units of transmitted for exhibition at Chennai on sale or return basis। Out of said 500, 300 units have been sold on 28 Saturday होया हुआ। अब यहाँ पर तुम ध्यान दो ना अगर, तो ये 20/5, तो ऐसे केस में 20/11/22 लास्ट डेट है, इन्वेस्ट इशू करना ही पड़ जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पर 28/7 को सेल हो गया तो ये अर्लियर हो गया ना, ये वाला करना पड़ेगा। तो 300 के लिए 28/7, आउट ऑफ रिमेनिंग 200 यूनिट्स 150 यूनिट हैव बीन ब्रॉट बैक, कब बताओ, कोलकाता में आ गया 25/11 को और बाकी अभी तक आया भी नहीं है, ठीक है ना, ना सेल हुआ है। तो देखो फर्क नहीं पड़ता है 25/11 20/11 डेट निकल गया, आपको इनवॉइस तो आपको इशू यहाँ पर करना पड़ जाएगा। तो इनवॉइस हम लोग कभी बताया हम लोग 20/11 कर देंगे हम लोग, बाकी 200 के लिए और 300 के लिए तो हम लोग 28/7 ही करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि उस दिन यहाँ पर सप्लाई हो चुका था। डन, ठीक है सर। चलो अब तो जो मैंने ना 200 रुपये वाला बात जो बताया था मैंने, उसके लिए क्वेश्चन देखो यहाँ पर बोलता है क्या, Jan and Sons is a trader of dealing in stationery items. It is required under GST and registered under GST and has undertaken the following। क्या क्या, राघव ट्रेडर को बेचा है जो कि रजिस्टर्ड डीलर, एक बार बताओ वो 200 से कम है बट वो रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर हम लोग को इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड वाला कैसे बता दें यार, जो हम लोग छूट सकते हैं। ध्रुव इंटरप्राइज अनरजिस्टर्ड है लेकिन 300 डाउन 200 से ऊपर हो गया, तो यहाँ भी इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा हम लोग को। गौरव अ पेंटर जो कि अनरजिस्टर्ड पर 500 अगेन करना पड़ जाएगा हम लोग यहाँ पर। ओबरॉय ऑर्फनेज अनरजिस्टर्ड एंटिटी 188, अब यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा अगर वो नहीं मांगता अपने से तो।
आराध्या स्टूडेंट अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, आराध्या हम लोग से नहीं मांगती इनवॉइस। तो इन दोनों केस में अगर ये लोग इनवॉइस नहीं मांगता है तो हम लोग को इशू करने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम लोग कंसोलिडेटेड बेस हम लोग अपलोड कर देंगे। नन ऑफ द रिसिपिएंट रिक्वायर्ड अ टैक्स इनवॉइस, बात खत्म, ठीक है ना। और राघव डीलर्स बीइंग अ कंपोजिट डीलर, ये बात बताओ, ये कंपोजिट डीलर, भैया कंपोजिट डीलर तो इनवॉइस में बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। ये बेटा वो करता है, ये तो हम लोग उसको सेल कर रहे हैं, बात समझो। ये रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई है भाई, हम लोग सेल कर रहे हैं उसको, तो हम लोग थोड़ी, हम लोग तो इनवॉइस इशू करेंगे। हाँ, वो जिसको सेल करेगा वो बिल ऑफ सप्लाई करेगा, वो समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अगर इशू कर रहे हैं, हम तो इनवॉइस इशू करेंगे उसको ना, ठीक है, डन। चलो, अब कोई थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। एक एक तो यहाँ देख रही है जैसे कि मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग हमारा अप्लाई कर, हम लोग का एप्लीकेबल है कि यहाँ से देखो ई इनवॉइसिंग हम लोग करना पड़ जाएगा अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया है तो, ठीक है। कुछ लोग को एग्जाम के देखो, मान लो अगर तुम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में हो, जीटीए में हो, सेज वाले यूनिट में हो, ठीक है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, ये सब एनबीएफसी वाला चीज़, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, तो ऐसे केस में लोग बोलते हैं कि इन लोगों को नहीं करना है, ठीक है। एडवांटेज देखो बहुत सारा क्या होता है, हमारे रिटर्न में अपने आप ले लेता है, ठीक है, सब चीज़ इनवॉइसिंग हुआ तो फिर हमारा इको फ्रेंडली भी है, पेपर्स वगैरह नष्ट नहीं हो रहा है। टैक्स अवॉइडेंस, जो इवेशन होता है हमारा टैक्स, वो सब बंद होगा, ठीक है। जो ना फेक फेक इनवॉइसेस लेकर क्या हो रहा है, हमारा आईटीसी देखना बहुत सारा केसेस अभी हुआ है, ठीक है, आए दिन में देखा होगा तुमने, बहुत सारे ना इंस्टाग्राम में चलाते हो, देखो वहाँ पर 50 करोड़ का आईटीसी गलत क्लेम कर लिया, तो ये सब नौटंकी, ये सब बंद हो रहा है धीरे करके, इनवॉइस हमारा क्या हो रहा है बताओ, एप्लीकेबल होते जा रहा है, ठीक है। चलो, कर सकते हो इसमें। अगेन वही व्हाट इज इनवॉइसिंग, ये सब कुछ वही है, खाली इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है दिसंबर 5 माह का पूछा हुआ है। वो तो है कंसाइनर हैंड ओवर दिस गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे to the transporter. However, assigned transporter start movement of the goods on the consignors warehouse to depot located कितना बताओ, 600 किलोमीटर तक है। बोलता है कितना दिन यहाँ वैलिड रहेगा। देखो पहले जो हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली, अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो जो होता है हमारा, ये सब चीज़ें उन सबको छोड़ दो अगर, ठीक है, मल्टी मॉडल सी पर इन सबको हटा दो, तो क्या बोलते हैं हम लोग, पहला 200 किलोमीटर के लिए क्या बताओ, एक दिन। उसके बाद एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट डेवलप के लिए फिर से एक दिन। तो यहाँ देखो पहला यहाँ पे 200 किलोमीटर इसके लिए एक दिन, और बाकी 400 उसके 200 करके 2 दिन और हो गया, मैं टोटल यहाँ पर 3 दिन का वैलिडिटी रहेगा इसका, ठीक है यहाँ पर। चलो, डन। वो द ईडन लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड डीलिंग इन एजुकेशनल टॉयज हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 18 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बढ़िया बात है। द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ द ईडन एडवाइज्ड टू इशू ई इनवॉइस मैंडेटरली इन द करंट फाइनेंशियल, ऑब्वियस बात 10 करोड़ से ऊपर हो गया इसका। हाउएवर ईडन लिमिटेड का क्या बोलता है, वो बोलता है कि नहीं भाई देख, हमारा एग्रीगेट टर्नओवर ना वो लिमिट से लिमिट क्रॉस नहीं किया, उसको दिमाग कुछ और लिमिट चल रहा होगा, तो भैया 18 करोड़ 10 करोड़ के पार हो गया, लिमिट तुम्हारा क्रॉस होगा, तुमको इशू हमें यहाँ पर करना पड़ेगा ई इनवॉइस, ठीक है ना। A government department is registered under GST. Its aggregate turnover in the preceding financial year 22 करोड़, देखो यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इन लोगों को इशू नहीं करना पड़ता, इनवॉइस चलेगा, नॉर्मल दे रहा है वो चलेगा, तो इन लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना, डन। फिर ये सब हम लोग पढ़ लिए, बिल ऑफ सप्लाई का भी इशू करना पड़ता है, ठीक है। वह डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज, मान लो जो हमारा कन्वेंस में लेके जो गुड्स जा रहा है ना, क्या चाहिए उसके पास, ऑब्वियस सा बात है उससे इनवॉइस होना चाहिए, या बिल ऑफ सप्लाई, या डिलीवरी चालान, कुछ तो होना चाहिए उसके पास ना, कि वो गुड्स लेके वो जा रहा है, और साथ में ई वे बिल या फिजिकल फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चलेगा वहाँ पर, ठीक है ना। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अभी डेबिट नोट हम लोग इशू करना पड़ता है, ये भी हम लोग ऊपर पढ़ के हम लोग आए हैं। चलो, is dynamic QR response code applicable to suppliers who issue invoice to unregistered persons? If no, list of the supplier, देखो नॉर्मल सा बात समझे, एक चीज समझ ध्यान से, हम लोग क्या बोलते हैं क्यूआर कोड हम लोग को कब पता लगता है, हम लोग लगता है हमारा टर्नओवर पता कैसा होगा, हमारा 500 करोड़ से हमारा बताओ एक्सीड करता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोगों को बोला, जैसे मान लो था हमारा इंश्योरेंस बैंकिंग, इन लोगों को, या जीटीए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, सप्लाई ऑफ ओएडआर, इन लोगों को ना एग्जाम किया गया कि आप लोग करने की जरूरत नहीं क्यूआर वाला प्रोविजन, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट। Yes and Company, a manufacturer and supplier of plastic goods, is registered under GST in state of Maharashtra. Yes and Company sold plastic goods to retail seller in Punjab at a value of कितना बताओ, 43,000, बढ़िया बात है, excluding GST 18%. Now it want to send a consignment on such plastic goods on retail seller in the Punjab, ठीक है। You are required to examine and advise Yes and Company whether e-way bill is mandated। देखो e-way bill लगे क्यों, यहाँ पे 50 से ज़्यादा हो जाएगा, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ 50,000 ना हम लोग वो नहीं बोलते हैं कि आपका टैक्स छोड़कर, टैक्स लेकर 50,000, पूरा इनवॉइस में अगर अमाउंट 50,000 से ऊपर हो गया तो आपको लग जाएगा। तो यहाँ देखो ये 43 है ना यहाँ पर, तो 43 पे 18% अगर ऐड करें, आ रहा 50,740, जो कि आपका 50 से ज़्यादा हो जाता है, ऐसे केस में आपको यहाँ पर करना पड़ जाएगा, ई वे बिल यहाँ पे इशू करना पड़ जाएगा, ठीक है। वन कंसिडर्ड ई वे बिल कैन बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल इनवॉइस, देखो ये हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। मान लो 5-6 इनवॉइस सबको मिलाकर हम लोग बना दिए एक, वैसा जरूरत नहीं है, वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर मान लो हम एक ही गाड़ी से सब कुछ जा रहा है,
4-5 कंसाइन आएगा, तो अलग अलग ई जो आपका जो ईवे बिल है उसको लेके ट्रांसपोर्टर कंसिडर एक बनाया जाता है रोड में अपना जाने के लिए, वो बार बार वेरीफाई करवाएगा, उसके लिए सब थोड़ी दिखा जाएगा। तो क्या करता है वो, मान लो 5-6 ईवे बिल है, वो सबको मिला के एक कंसिडर बना देगा, वो ठीक है। लेकिन आप अपने पास 4-5 इनवॉइस को लेके एक ईवे बिल बना देगा, वो आपको पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर ना, अब जो क्या बोलता है, डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग, बोलता है वंस जनरेटेड ईवे बिल कैन नॉट बी, क्या ईवे बिल एक बार जनरेट कैंसिल नहीं होगा। देखो आपके पास 24 आवर्स का टाइम होता है, आप उसको कैंसिल कर सकते हो। पर ध्यान रहे अगर वो चेक हो चुका है रास्ते में, अगर मान लो वेरीफाई हो चुका है, तो ऐसे केस में फिर वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर वेरीफाई हो चुका है तो छोड़ दो, अगर नहीं हुआ 24 आवर में उसका कैंसिल आप कर सकते हो। और एक बार जनरेट अगर हो गया तो किसी जगह पे भी, तो वो ऐसा नहीं कि मान लो आपने वेस्ट बंगाल जनरेट किया, वेस्ट बंगाल में नहीं वैलिड है, वो बाहर हुई हर जगह वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार जनरेट कर लिए, वो अक्रॉस द स्टेट वो वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन ना। मिस्टर श्यामनाथ, a registered person has caused movement of the goods of the consignment value कितना 50,000 ज़्यादा है in relation to a supply and thus generated EVA bill. However, after generation of EVA bill, he found a mistake in the EVA bill and wants to edit it. You are required to advise Mr. श्यामनाथ whether he can do so. एक बात बताओ, वो एडिट करना चाहता है, कर सकता है 24 आवर के अंदर, वाला बात हुई मैंने ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। वैलिडिटी ये भी हम लोग पढ़ा, ये भी ठीक है 200 किलोमीटर, और अगर मान लो ओवर डायमेंशन कार्गो या मल्टी मॉडल शिप वो सब अगर है, तो वहाँ पे जहाँ 200 किलोमीटर वहाँ पे आप 20 किलोमीटर पकड़ लेना और कुछ नहीं, ठीक है। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, कंसिडर्ड ईवीए बिल वाला बात यहाँ पर कब हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट में। हाँ, आप ईवीए बिल उसको दे चुके हो, 5-6 ईवीए बिल है, उसको कंसिडर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन यहाँ पे क्या होता है, मान लो अगर सप्लायर जनरेट कर रखा है पार्ट ए में अगर डिटेल्स, ठीक है, दो पार्ट होता है पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट ए में हमारा सब डिटेल होता है गुड्स वगैरह के बारे में, इन सब चीज़, पार्ट बी में हमारा कन्वीनियंस का डेटा हमारा होता है। तो पार्ट ए मान लो सप्लायर अगर भर रखा है तो रिसिपेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, और रिसिपेंट का तो सप्लाई करेगा, जो भी होता है। तो उन लोग को जब भी कॉमन पोर्टल में जब उन लोग को इन्फॉर्मेशन आ गया तो वहाँ से 72 आवर्स में और फिर डिलीवरी ऑफ द गुड्स विच एवर अर्लियर उन लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर नहीं किए तो हम लोग मान लेंगे एक्सेप्ट हो चुका है, रिजेक्ट कर दो वहीं पे, अगर नहीं करने का तो मान लेंगे तुम एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। चलो, कब कब डिटेल्स अब कॉन्वेंस हम लोग को पार्ट बी में नहीं देना पड़ता। देखिए बात समझो, अगर मान लो हम लोग को ना विद इन 50 किलोमीटर ही है, उसी स्टेट और यूटी में है, ठीक है ना, कब, और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं गुड्स को, क्या कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर के पास हम लोग भेज रहे हैं, तो 50 किलोमीटर के अंदर, या फिर ट्रांसपोर्टर के पास से जो फाइनल डेस्टिनेशन जो जाने वाला कंसाइनी जिससे गुड्स आने वो 50 किलोमीटर तक है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं पार्ट बी का डिटेल भरने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हम लोग को नहीं है, ठीक है ना। चलो, Mr. Shah, a consignor required to move goods from the Ahmedabad to Nadia, Gujarat. He appoints Mehta Transporter for the movement of the goods. Mehta Transporter moves the goods from Ahmedabad to Kheda. For completing the movement of the goods from Kheda to Nadia, Mehta Transporter now hand over the goods to the pilot transporter. मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग का बीच में यहाँ पे क्या गाड़ी चेंज हो गया, ठीक है ना, व्हीकल चेंज हुआ। अब देखो यहाँ पर अगर बीच में चेंज होता है ना, तो हम लोग को दो ई इशू करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही वे बिल रहेगा, हम लोग पार्ट बी का डिटेल अपडेट कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है, दैट्स इट, चलेगा ऐसे में, दो ई बिल करने की जरूरत नहीं। बोलते एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिगार्डिंग ई बिल टू बी फॉलोड बाय द कंसाइनर एंड द ट्रांसपोर्टर एज पर द प्रोविजन जीएसटी लॉ। पढ़ लोगे इसको आराम से, डन ना, खत्म। तो ये भी चैप्टर हमारा होता है खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करने का बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई। चलो ओके, चलो आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करने का हम लोग अब टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, समझो ध्यान से पहले यहाँ पूरा समझो। हम लोग को बोलते हैं ना रिटर्न लगाना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है टैक्स का, है ना। अगर हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं जीएसटी तो हमारा रिटर्न तो पहला बार वैलिड ही नहीं माना जाता है, ठीक है। अब एक चीज समझो आप, मान लो अगर कोई चीज हम लोग बोलते हैं ना, मान लो अगर मई मंथ में कुछ सप्लाई अगर हो रहा है ना, तो पूरा जो मई मंथ में सप्लाई उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट मंथ। जो मान लो एक नॉर्मल डीलर है, और क्यूआर एम भी नहीं लगाऊंगा, बात छोड़, नॉर्मल का बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। नॉर्मल एक डीलर है तो क्या करता है वो 20 तारीख तक क्या करता है, नेक्स्ट महीने 20 जून तक फंड अपना 3B लगाकर पेमेंट तो कर देता है, ये करता है। तो इसका मतलब ये मई मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई हुआ है कहीं पे भी, पूरा मई मंथ में। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई किस दिन मानेंगे ये जानना। मुझे मान लो इनवॉइस इशू हो गया, पेमेंट अभी तक आया नहीं है, पेमेंट आ गया इनवॉइस इशू नहीं हुआ, तो ये सब बहुत सारा हमारा नोटंकी तो इसमें आ सकता है। तो हमें जानना है कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग बोलेंगे कब, बस हमारा ना। और टाइम ऑफ सप्लाई जब हम लोग बोलेंगे वही हमारा क्या पता उसी के नेक्स्ट मंथ में हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है टाइम ऑफ सप्लाई को जानना, ठीक है। तो एक बार और छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो एक बार छोटू सा रिवीजन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो दो तरीके का हम लोग निकालना पड़ सकता है यहाँ पर, या तो वो फॉरवर्ड चार्ज में होगा या फिर वो बताओ कैसा रिवर्स चार्ज में होगा,
ठीक है, तो पहले और बात करते हैं हम लोग फॉरवर्ड चार्ज के बारे में, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो गुड्स के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, जब इनवॉइस इशू या फिर लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस टू बी इशूड। मान लो अगर इनवॉइस हम लोग गुड्स रिमूव किया, हम लोग पढ़े इनवॉइस के बारे में, गुड्स रिमूव किया हम लोग 20 अप्रैल को, तो हम लोग को 20 अप्रैल को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मान लो हमने पहले ही कर दिया, 12 तारीख को कर दिया, वो तो लास्ट डेट था ना 20 अप्रैल, पहले ही कर दिया चलेगा। तो जो भी हमने डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस रखा या फिर हमारा जो लास्ट डेट था जिसमें इशू हम लोग करना था, वही हमारा क्या हो जाएगा बताओ, हमारा टाइम सप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ गुड्स। लेकिन सर्विस के केस में हम लोग थोड़ा सा अलग है। मतलब एक चीज समझ लो, यहाँ पे क्या है ना, अगर मान लो यहाँ पर एडवांस होता है ना, कोई हमारे से एडवांस पेमेंट एरिया सर, तो ऐसे केस में क्या हम लोग को टाइम सप्लाई मानने क्या पेमेंट नहीं, वैसे नहीं। गुड्स से केस में क्या बोलते हैं सीधा बताओ हम लोग, कंपोजिट डीलर नहीं है, अगर छोड़ दो उसका बात, छोड़ दो, नॉर्मल डीलर का बात कर रहे हैं हम लोग। अगर गुड्स हम लोग क्या बोल रहे बताओ हम लोग, अगर गुड्स तुमने अगर सेल करा है तो जिस दिन रिमूव हुआ वहां तक हमारा लास्ट डेट था, तुमको याद होगा इनवॉइस इशू करने का। तो जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ हुआ हो चुका है, या फिर लास्ट डेट जब इनवॉइस इशू होना था, जो भी अर्लियर होगा, ऐसे केस में क्या पता हम लोग को इशू हम लोग को टाइम सप्लाई मान लेना पड़ेगा। बट अगर ये सर्विस है कैसे, तो पूछो क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ था, टाइम याद है 30 और 45, क्या टाइम पे इशू हुआ था इनवॉइस, देखो अगर इशू अगर इनवॉइस टाइम पे अगर हो चुका था, तो अर्लियर ऑफ इनवॉइस का डेट और पेमेंट डेट जो भी होगा वो लेना पड़ेगा हम लोग को। लेकिन अगर मान लो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ ही नहीं था, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इनवॉइस तो है नहीं, हम लोग पे क्या बोलेंगे बताओ हम लोग, कि अर्लियर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड और पेमेंट। और देखो पेमेंट दोनों ही केस में तुम एक बात ध्यान रखना, जो बुक्स में हम एंट्री करते हैं और जो हमारा अकाउंट में क्रेडिट होता है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। हम लोग बुक्स में एंट्री करते हैं जो अकाउंट, जैसे मान लो क्या होता है, तुमको किसी को अगर मान लो पेमेंट करना है, तुम क्या एंट्री करोगे बताना, तुम क्या एंट्री करोगे, तुम क्या एंट्री करोगे, तुम करोगे एंट्री पेमेंट करना है, तो मान लो राहुल को तुम पेमेंट कर रहे हो, राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक। राहुल क्या बोलता है, मान लो तुमसे मिला, मान लो तुम्हारा नाम किशन, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू किशन। अब ये पैसा समझो ना, समझना, ये पैसा, अब मान लो इसे तुमने यहाँ पर एंट्री तो किया बैंक अकाउंट डेबिट, अब तुमने ये एंट्री किया है 28 फरवरी को, और बैंक में मान लो क्रेडिट होके आया पैसा लेट 2 मार्च को, तो विच एवर ये 28 फरवरी क्या मान लेंगे पेमेंट डेट मानेंगे। पेमेंट डेट हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, ठीक है। और टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये हम लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे। तो इन सबको इग्नोर करते हैं हम लोग एक बार, और यहाँ पर कुछ एक 5-6 क्वेश्चन है, फिर चलेंगे हम लोग आरसीएम के ऊपर। आरसीएम के ऊपर हम लोग आएंगे, पहले 5-6 कुछ क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल के ऊपर, पहले वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो बोलते हैं क्या, मिसेस मानस एंड वंस, मतलब मानस एंड वंस ट्रेडिंग कंपनी, a registered supplier is liable to pay GST under forward charge. Okay. Determine the time of supply from the following information furnished by goods was supplied, the goods supplied होगा वो 3/10 को, इनवॉइस कब इशू हुआ है 5/10, एक बार बताओ उसको कब इनवॉइस इशू करना था 3/10, तो 3/10 वॉज द लास्ट डेट, क्या उसका पहले इशू किया नहीं, तो 3/10 क्या मान लेंगे बताओ, ऐसे केस में हम लोग इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 9-10 से हमें फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, तो यहाँ क्या बता 3/10 हो जाएगा हमारे यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ते हैं, महक सन्स is registered supplier of electronic items and pays GST under regular scheme. On 15 July 2022, Mahek Sons received an order from Sundar Trader for supply of consignment of electronic items. Mahek Sons gets consignment ready on 20th July 22. The invoice for the consignment देखो कभी बना लोग नेक्स्ट डे 21st जुलाई को बना लिया था, ठीक है। सुंदर ट्रेडर कुड नॉट कलेक्ट द कंसाइनमेंट, वो ले नहीं पाया, तो वो कलेक्ट बताओ कब किया, वो किया है मैक्सन से कलेक्ट किया 30 जुलाई को, ओके, एंड हैंड्स ओवर द चेक टुवर्ड्स द सेम डेट। द सेट पेमेंट एंटर हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में इतना है, देखो ये सब तो ठीक है। एक बात बताओ मुझे, 30/7 को गुड्स निकला यहाँ से, 30/7 वाज द लास्ट डेट, बट उसके पहले इशू किया गया इनवॉइस, यस सर इससे पहले कर दिया, तो 21/7 तो इनवॉइस जिस डेट में इशू हुआ या फिर जो लास्ट डेट था इशू करने का, ठीक है, तो यहाँ तो इशू हो चुका था 21/7 में ही, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ 21/7 हो जाएगा हमारे यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई, कुछ जो है 22, डन, ठीक है सर। इन्वेस्टिगेशन shows that 150 cartons of ceramic capacitors were dispatched on 2nd August, but no invoice was raised and the transactions displayed of cartons were not entered। बताओ यहाँ पे इनवॉइस रेज ही नहीं किया है ना, कहीं एंट्री वेंट्री कुछ नहीं पा रहा हम लोग को। एक बात क्या बोलेंगे हम लोग, जिस दिन ये यहाँ से डिस्पैच हो, हम लोग क्या बोलेंगे, जिस दिन गुड्स से रिमूव हुआ 2nd अगस्त, 2nd अगस्त क्या बन जाएगा हम लोग का टाइम ऑफ सप्लाई, डन। चलो
Raju Private Limited received the order and advance payment on 5th January for carrying out an architectural design job. It delivered the design on 20th April. सर्विस है यहाँ पर ये बाई ओवरसाइट नो इनवॉइस इशू एट द टाइम। देखो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ नहीं है। आप समझो अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं तो क्या बोलते हैं पेमेंट और जो सर्विस हमने रेंडर किया वो डेट। तो यहाँ 5 जनवरी को पेमेंट यहाँ पर हो चुका था, 23rd को यहाँ पर सर्विस लिया गया। ठीक है, हमने क्या बोलेंगे ना 5 जनवरी हो जाएगा हमारा यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई। डन। Modern security services company provides services of testing of electronic devices. In one case, it tested a batch of device on 4th and 5th September but could not raise the invoice till 19 November. कोई डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है वो तुम समझो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तुमने 5 सितंबर को भैया दे दिया सर्विस, ठीक है। तो अब सर्विस रेंडर्ड लेकिन इनवॉइस टाइम पे तो हुआ नहीं है सर्विस रेंडर, और हमारा पेमेंट तो पेमेंट भी मिला नहीं होगा। पेमेंट देखो कब दिसंबर में मिला है, तो ये दिसंबर पेमेंट हुआ, तुम क्या बोलो सर्विस रेंडर्ड। तो यहाँ पर अर्लियर सर्विस रेंडर्ड हो गया जो कितना है 5 सितंबर हम लोग को यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग को मानना पड़ेगा। डन। चलो अब यहाँ देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन ना ये अलग अलग केसेस आ रहा है, ठीक है, चारों अलग क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पर नवंबर 18 ने 5 मार्क का पूछा हुआ है। क्या मिस्टर XYZ and company, a firm of CAs, issued invoice for a service rendered to Mr. A on 7 September। में इनवॉइस 7 सितंबर को इशू हुआ है। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट। जब मान लो प्रोविजन ऑफ सर्विस बताओ कब हुआ था हमारा 1 अगस्त को। देखो अगर 1 अगस्त को हमारा बताओ क्या होता है 1 अगस्त को जो क्या दिन है हमारा यहाँ पर 1/8, तो यहाँ से 30 दिन के अंदर इन लोगों को इशू करना था इनवॉइस। बताओ इनवॉइस कब इशू किया है 7 सितंबर को इनवॉइस यहाँ पे इशू कर दिया है। क्या टाइम पे इशू किया तो नहीं, तो अब सर्विस रेंडर्ड जो यहाँ पे 1 अगस्त है और पेमेंट विच एवर पेमेंट डेट यहाँ पे है नहीं, तुमने क्या मानेंगे ये हमारा मान लेंगे टाइम सप्लाई। तो पहला केस में क्या होगा हमारा, पहला केस हो गया हमारा 1/8। डन। दूसरा है बताओ द प्रोविजनल सर्विस कंप्लीट हुआ है 14 अगस्त को। समझो अब 14 अगस्त को हमारा सर्विस कंप्लीट हुआ है तो वहां से कितना दिन में 30 दिन में करना था, 7 सितंबर कर दिया था इनवॉइस इशू, ठीक है। तो ऐसे केस में तो टाइम पे था। तो अब क्या बोलेंगे इनवॉइस डेट और पेमेंट विच पेमेंट डेट हम लोग को पता नहीं सर, यहाँ नीचे पता है ना, ये सब इंडिपेंडेंट केस है भाई, फंसना नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 7 सितंबर और हमें पता नहीं है अभी पेमेंट कब है, तो हम क्या मान लेंगे अर्लियर, तो ये हो गया फिर तो 7 सितंबर। तो हम लोग का दूसरा केस में क्या होगा 7 सितंबर। डन। ठीक है। नेक्स्ट क्या अब यहाँ बोलता है, क्या देखो यहाँ पर बोलता है 3rd अगस्त को हम लोग पेमेंट कर दिए वे द प्रोविजनल सर्विस, सर्विस अभी कंप्लीट होना बाकी है। तो अब समझो सर्विस कंप्लीट होना बाकी है, अपने 3rd अगस्त को पेमेंट कर दिया और अपने इनवॉइस से किया था 7 सितंबर। तो अर्लियर बताओ क्या था 3rd अगस्त ना, तो यहाँ पर 3rd अगस्त हम लोग क्या मान लेंगे बताओ हम लोग यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई। एंड नेक्स्ट केस में क्या हुआ है 15 सितंबर को यहाँ पर पेमेंट हो गया, सर्विस अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। तो इनवॉइस डेट हमारा क्या था बोला 7 सितंबर और पेमेंट हुआ है 15 सितंबर, तो विच एवर अर्लियर 7 सितंबर, ठीक है ना। तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा 7 सितंबर, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। अब आ जाओ आरसीएम के लिए, थोड़ा पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर हम लोग आरसीएम में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो तो आरसीएम में कैसे हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर आपका सर्विस है तो वो बहुत आसान है, पता सर्विस कैसे क्या बोलता है अर्लियर ऑफ व्हाट, जब भी पेमेंट हुआ है और 61st डे ऑफ द इनवॉइस, मतलब नॉर्मली लिखा वहां पर फॉलोइंग द 60th डे, मतलब 61st डे ऑफ द इनवॉइस। तो जो भी इसमें अर्लियर होगा वो हम लोग को यहाँ पर लेना है। एंड अगर गुड्स के केस में हुआ ना अगर, तो पता है वहाँ क्या बोलता है वो 61st नहीं वहाँ 30 डे होता है, फिर वहाँ पर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स भी वहाँ पर आता है। तो देखो कैसे वहाँ पर, तो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स पेमेंट मेड और 31st डे ऑफ द इनवॉइस। और इसके ऊपर इस इतना के ऊपर ना हमारा 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर है और देखते पड़े लोग। तो पहले सर्विस वाला थोड़ा आसान है, क्या बोलता है जो भी हमारा क्या बताओ पेमेंट हुआ और हमारा 61st डे ऑफ इनवॉइस विच एवर अर्लियर। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं। Determine the time of supply in the following cases assuming that GST is payable under reverse charge। तो reverse charge में है यहाँ पर हम लोग को बताना है date of payment by the recipient, और पेमेंट हुआ है 10 अगस्त को और इनवॉइस कब इशू हुआ 29 जून को। तो यहाँ से देखो 61 डे पड़ेगी ना, तो एक दिन तो हो गया हमारा जून में बचा था, फिर यहाँ से 31 दिन हो गया जुलाई का, कितना हो गया 32 दिन, और बाकी और 29 मतलब 29 अगस्त और 10 अगस्त विच एवर इज अर्लियर। तो पहला केस में बता क्या हो जाएगा 10 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है क्या 1 जून और हमारा यहाँ पर है 10 अगस्त, तो यहाँ पर और 29 डे जून में हो गया। उसके बाद अगर देखो तो जुलाई में 31 दिन हो गया, तो 29 और 31 60 हो ही गया, और फिर एक दिन हो गया हमारा बताओ
1 अगस्त और यहाँ पे 10 अगस्त है, तो यहाँ पर अर्लियर पता कौन सा हो जाए, 1 अगस्त। डन ना, ठीक है सर। नेक्स्ट बोलता है पार्ट पेमेंट मेड ऑन June 30। अब देखो पार्ट पेमेंट हुआ है June 30 को एंड बैलेंस पेमेंट हुआ है 1 सितंबर को। इन दोनों को तुम ना अलग अलग इवेंट मानो। पहला वाला देखो यहाँ पे 30 जून और दूसरा 30 सितंबर, 1 सितंबर है। पहले देखो यहाँ पर 29 जून, तो 29 जून के लिए यही हो जाएगा ना वापस से, तो 29 अगस्त। तो June 30 के लिए June 30 और 29 अगस्त विच एवर अर्लियर June 30, लेकिन 1 सितंबर वाले पेमेंट के लिए 1 सितंबर और 29 अगस्त विच एवर अर्लियर, तो यहाँ पे 29 अगस्त हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे लिखना है June 30 फॉर द पार्ट पेमेंट और 29 अगस्त किसके लिए, बैलेंस के लिए। तो ऐसे में देखना अगर पार्ट पेमेंट हुआ ना, दोनों को अलग अलग निकाल लेना और फिर देखना कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। पेमेंट इज इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बता कब, June 28 ऑन डेबिट हुआ रिसिपिएंट अकाउंट से, कब मतलब यहाँ पर 30th, तो 30 जून, तो विशेवर अर्लियर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर, तो 28 हमारा हो गया पेमेंट। और जून 1 मतलब वही दिन आ गया फिर हमारा 1 अगस्त, 1 अगस्त और 28 जून, विशेवर अर्लियर 28 जून हो गया। पेमेंट इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन June 30 एंड डेबिटेड हुआ रिसिपिएंट बैंक में June 26, तो हम लोग क्या मानेंगे, June 26 लेना पड़ेगा हम लोग को ऐसे केस में। तो अब June 26 और June 29 के केस में मतलब क्या, वही 29 अगस्त, तो 29 अगस्त और 26 जून विशेवर 26 जून। डन कर पाओगे ऐसे करके, ठीक ना। चलो आ जाओ। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो तीन चीज़ है हमारे, एक तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, फिर हमारा डेट ऑफ हमारा पेमेंट, और 31st ऑफ इनवॉइस। यहाँ पर 61 डे नहीं है, 31st है, मैं 31 डे। और ये क्या बोलते हैं, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन द फॉलोइंग केसेस मीन जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है 1 जुलाई। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बाय द रिसिपेंट कब है, 10 अगस्त। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो June 30 था, तो यहाँ पर एक दिन तो अभी जून में बचा हुआ है, और फिर बाकी 30 दिन हमारा जुलाई का। तो यहाँ पर हो गया समझो 30 जुलाई, और ये 10 अगस्त और ये 1 जुलाई, तो विच एवर अर्लियर, अर्लियर कौन सा बताया यहाँ पर, 1 जुलाई। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 1 जुलाई। ऐसे करके कर लो आराम से, खाली वो डे सबको जोड़ते आना चाहिए और कुछ नहीं। तो रिवर्स साइज में ऐसा कोई यहाँ पर हमारा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी पूरा चैप्टर मैंने यही है, इतना आसान और कुछ नहीं। तो मुझे लगता नहीं सेंस बहुत ज़्यादा आपको टाइम पूरा मैं लूँ मैं यहाँ पे। आपको बस करना क्या पता है, डेट आपको ऐड करना है। जहाँ पार्ट पेमेंट होगा वहाँ थोड़ा सावधान रहना। पार्ट पेमेंट समझ लेना, दो अलग अलग इवेंट है, दो अलग अलग मान लो केस है, ऐसे ऐसे कर लेना उसमें, ठीक है। तो एक जो पेमेंट करोगे उसका अलग और दूसरा का ऐसे अलग करके निकालना, जैसे हम लोग सर्विस में हम लोग किए थे ऐसे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम में क्या कि रिवर्स चार्ज कहाँ कहाँ लगता है। बहुत बार तो एग्जाम बोलता है कि ये पर्टिकुलर जो रिवर्स चार्ज में आ रहा है, वरना वो आपको पता बताएगा नहीं। तो क्या होगा पता है, बहुत बार आपको क्या करते हैं वहाँ पर, आपको छोड़ देगा, आपको बोलेगा पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, वो भी आप बताओ, एंड फिर बताओ टाइम सप्लाई कब कब होगा, ठीक है। तो एक दो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए ये देखो हमारे क्या यहाँ पर, नो एंड ग्रुप पब्लिशर्स अ रजिस्टर्ड डीलर इन इंडिया पेड एडवांस 50,000 टू मिस्टर गंत्रा गणत्रा ऑन एन ऑथर फॉर द कॉपीराइट कवर अंडर कॉपीराइट ऑफ हिज ओरिजिनल लिटरेसी वर्क ऑन 5/9/22। तो यहाँ पे एडवांस हुआ है 50,000 का 5/9/22 को। अब वो सर्विस है, ठीक है, रिवर्स चार्ज में कॉपीराइट वाला है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आप बोलोगे यहाँ पर क्या बताओ, 61 डे फ्रॉम द इनवॉइस और पेमेंट। तो देखो पेमेंट 50,000 एडवांस हुआ है 5/9 को, और बाकी पेमेंट किया है 12 दिसंबर को, तो आपको दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहला हम लोग ये मानते हैं कि 6 दिसंबर को हमारा 6 अक्टूबर सॉरी हमारा 6 अक्टूबर को हमारा यहाँ पर इशू हो चुका है इनवॉइस। अब तो पहला केस तो ये, अगर समझो 6 अक्टूबर को अगर इनवॉइस हो चुका है इशू, तो यहाँ से पहले निकाल लो 61 डे कितना होता है, 61st डे कितना होगा। तो यहाँ पर आपको अक्टूबर में 25 दिन बचा हुआ है, 30 दिन नवंबर का, और दिसंबर का 6 दिन हो जाएगा 61 डे। तो आपका यहाँ पर 6 दिसंबर 2022। अब दोनों केस में मिलाओ। अब जो पार्ट पेमेंट हुआ है वो हुआ है 5/9 को, और बाकी पेमेंट हुआ है 12/9 को, सॉरी 12 कब, दिसंबर ना, आई थिंक यस 12 दिसंबर को। तो समझो यहाँ पर इस 5/9 और 6/12 में अर्लियर कौन सा है, 5/9। तो पार्ट पेमेंट वाला के लिए बताओ क्या हो जाएगा हमारा, 5/9। और जो 12/12 यहाँ पर है, यहाँ पर 6/12, यहाँ का बताया, यहाँ हो जाएगा 6/12 विच अर्लियर। तो ऐसे करके देखना हमें, 1.5 लाख के लिए हो जाएगा यहाँ पर 6/12, और पहले वाले के लिए 50 के लिए हो जाएगा 5/9। इस तरह से चेक करना हमें, ऐसे यहाँ भी निकाल लोगे आप। तो ऐसे ये चैप्टर में हम लोग करना, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ जीटीए जब आएगा ना, तो वहां पर आपको जनरली जैसे बोला नहीं, तो अब जीटीए वाले केस में दोनों हो सकता है, आरसीएम भी एनसीएम भी। अगर देखो ऐसे बोल दिए यहाँ पर रिवर्स चार्ज में है, तब तुम लोग रिवर्स चार्ज में निकालने को कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक है। 61 डे और पेमेंट। अगर नहीं बोला तो ये क्वेश्चन देखो ऐसा भी यहाँ पे होगा, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16, यस
16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो हम लोग को ना यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, मैं ऑल्टरनेट दोनों में सोचना पड़ेगा हम लोग को कि एक तो जीटी आरसीएम में आ रहा है, एक नहीं आ रहा, तो क्या होगा, नॉर्मल है तो क्या होगा और आरसीएम में तो क्या होगा, ठीक है ना। चलो, a firm of advocate of issues invoices for services on this date 17/5/23. The payment is contested by ABC Limited on ground that on account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearances, which necessitated further appearance for which the firm is billing the company. The dispute drags on and finally पेमेंट कब हुआ, 3 नवंबर को। देखो पेमेंट बहुत लेट हुआ है, हमें पता है। 17 फरवरी से आप क्या करो, आप पेमेंट और जो 61 डे होगा, ये रिवर्स साइड में आता ना, ये तो हमारा लीगल सर्विस वाला, तो 61 डे विच एवर जी बताओ हमारा अर्ली, तो 61 डे ही आएगा, तो निकाल लो। 17 फरवरी था, यहाँ से 11 दिन ही बचा हुआ आपका फेब का, फिर मार्च का 31 कितना हो गया, 11 और 31 42, और आपको चाहिए कितना 61, तो और 19 दिन ले लो, तो ये हो गया 19 अप्रैल, ये आता है ना, देख लो 19 अप्रैल आ रहा, तो उस डेट में हम लोग को यहाँ पर टाइम सप्लाई हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो डन। Mrs. Pranav Associate, a partnership firm, provided recovery agent services to Newton Kate Limited, NBFC। देखो बैंकिंग था, एनबीएफसी इन लोग को देगा ऐसे केस में, तो यहाँ पर आरसीएम लग जाता है। तो पहला बात तो यहाँ पूछा हम लोग से कि कौन लायबल है पे करने, तो हम लोग आरसीएम बोलेंगे यहाँ पर रिवर्स चार्ज में, ठीक है। तो यहाँ पर एनबीएफसी हो जाएगा, यहाँ पर ऑन 15 जनवरी 23 सर्विस किया है, इनवॉइस इशू किया है इसके लिए 7/5/23 को, एंड द पेमेंट वॉज मेड ऑन 18 अप्रैल। तो देखो आरसीएम में है, पेमेंट हुआ है 18 अप्रैल और इनवॉइस हुआ है 7 फेब, तो 7 फेब से आप एक पहले मिला लो 61 डे, तो यहाँ पर 21 दिन हो गया फरवरी में, और आपका देखो अगर मार्च में हो गया और 31 दिन तो हो गया 52 डेज, और बचा 9 दिन, तो 9 दिन हो गया अप्रैल, तो 9 अप्रैल और 18 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर, देख लो आप कौन सा, बहुत टफ है ना 9 अप्रैल, ठीक है। तो 9 अप्रैल हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे में बताओ, ऐसे में आराम से आप कर पाओगे, ये सब के नहीं, बताओ इतना आसान है ये सब, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे यहाँ देखो ये वाउचर वाला, देखो वाउचर में एक चीज ध्यान रखना, अगर वाउचर वगैरह केस अगर है, ठीक है, तो जब अगर कूपन वगैरह आपको मिल रहा है ऐसे केस में ना, कूपन वाउचर सब अगर मिल रहा है जो कि रिडीम करने वाला है आपको, जो भी टाइम दिया हुआ 1-2 महीने जब भी, तो अगर सप्लाई उसी समय आइडेंटिफाइबल है कि क्या आपको मिलने एग्जैक्ट पता है आपको, जैसे मान लो बोला कि आपको ये टी शर्ट ही मिलने वाला है, ठीक है ना, आपको इतना में मिलने वाला टी शर्ट, जब मान लो क्या हुआ 200 रुपये का आपको ऑफ मिल जाएगा इसी टी शर्ट में, तो ऐसे में पता क्या बोलते हैं हम लोग, पता ये टी शर्ट लेगा लेगा तो नहीं, नहीं लिया। तो ऐसे केस में जिस दिन वाउचर इशू हो रहा है, जिस दिन कूपन इशू हो रहा है, उसी दिन मान लेंगे टाइम सप्लाई। लेकिन मान लो हम लोग आके बोल दिए कि आप कुछ भी आके यहाँ पे ले सकते हो, या फिर मान लो खाने के लिए दिया, कुछ भी आप खा सकते हो यहाँ पर फूड आइटम, तो ऐसे केस में खुला छोड़ दिया आपको ना, अब पता है क्या खाएगा नहीं खाएगा किसी को नहीं पता, अब तो ऐसे केस में, ठीक है। तो हम लोग पता है क्या बोलेंगे कि अब ऐसे केस में जब सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो एक काम करो, जिस दिन रिडीम करेगा ना उस दिन माना टाइम सप्लाई उसको मानना, ठीक है सर, ठीक है। बोलते हैं सोडेक्सो मील कूपन्स आर सोल्ड टू अ कंपनी on 9th August for being distributed to the employees for the said company. The coupons are valid for the 6 month and can be used against the purchase of food items. तो food item purchase कर सकते हैं यहाँ पे। The employees use them in various stores for the purchase of the various redeemable items on different dates। अब आप बताओ, खुला छोड़ दिया इन लोग को, इतना इनका स्टोर है, जाके जहाँ जो खरीदना खरीदो, यहाँ पे कूपन आपको देकर जितना तक आपको ऑफ मिल सकता है। क्या पता एग्जैक्ट पता क्या लेने वाला है वो, नहीं। तो ऐसे केस में बता क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बता हम लोग ऐसे केस में कि भैया जिस दिन रिडीम करेगा उस दिन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कैसे होगा, जिस दिन टाइम सप्लाई क्या होगा, जिस दिन हमारा रिडम्पशन डेट होगा, ठीक है ना। डेट ऑफ रिसीट पेमेंट हम लोग पहले ही बात कर लिए, ठीक है ना। चलो ये सब अब क्वेश्चन हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हम आराम से हम कर सकते हो। एक यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर क्या, कि अगर मान लो आपको ध्यान में होगा सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, वहाँ पे क्या था कि अगर हम लोग ना डिले पेमेंट आप डिलेड करते हो पेमेंट में, अगर आप पेमेंट डिलेड अगर होता है, तो ऐसे केस में पता क्या होता था, हम लोग इंटरेस्ट वगैरह ऐड करते थे, फी पेनल्टी ये सब कुछ हम लोग ये सब लेते हैं, और वो हमारा वैल्यू सप्लाई में ऐड तो होता है। बट बात यह है कि मान लो अगर जनवरी मंथ में मैंने सप्लाई करा, आपको 30 दिन का टाइम देता पेमेंट करने को, आपने नहीं करा, आपने जून में पेमेंट किया, अब जो इतना लेट जो हुआ है, जो एडिशन हुआ, मान लो उसने 5,000 रुपये ऐड कर दिया मैंने इंटरेस्ट का, अगर तो वो 5,000 के लिए टाइम सप्लाई क्या माना जाएगा। तो बाकी जो मैंने जून जनवरी सप्लाई किया जनवरी में हो गया, वो सब बात नहीं कर रहा मैं, वो जो 5,000 ऐड हुआ इंटरेस्ट के नाम पे, उसको कब मारने हम लोग टाइम सप्लाई, तो बोलता है वो जिस महीना में ऐड हुआ उस महीना को माना जाएगा। तो यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ पर जिस महीना में जून में ऐड हुआ ना, जून में माना जाएगा वो सप्लाई। तो मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर 50 टू इट्स कस्टमर मिस Diana on 1st Jan on the condition that the payment of same will be made within a week. However, Miss Diana made payment for the said goods on 2nd February and thus
इंटरेस्ट अमाउंटेड कितना 2,000 रुपये। अब देखो यहाँ पर अब सेकंड फेब को पेमेंट हुआ है, ठीक है, तो क्या मानेंगे बताओ हम लोग, सेकंड फेब को ही इसको हमारा टाइम सप्लाई मानेंगे हम लोग 2,000 रुपये का, ठीक है। तो बोलते हैं क्या कि टाइम सप्लाई बताओ जो एडिशन हुआ उसके केस में, बाकी तुम्हें पता है वो एडिशन के केस में क्या होगा, तो एडिशन के केस में कितना होगा हमारा सेकंड फेब ही होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो क्या है पर इसके लिए ना, यहाँ पे इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ते हैं पेमेंट में सेक्शन 50, ठीक है। डिलेड पेमेंट के केस में आपको इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ सकता है। तो आप क्लिक करते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रॉयल स्वीट्स कंपनी दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लायर हैज फर्निश द डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग फ्यू ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस इन नवंबर 22 और 11/11/22। बोलता है पेमेंट मेड टू एन एडवोकेट इन दिल्ली, पेमेंट मेड की हम लोग एडवोकेट दिल्ली में, डेट ऑफ इनवॉइस होता है कितना था 7/7/22, अमाउंट है 1,25,000 का। अब देखो एडवोकेट है तो मैं समझ में आ रहा है रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, और टाइम सप्लाई से पूछे हम क्या बोलेंगे पता है यहाँ पर, अब पेमेंट तो यहाँ पर एक ही करा को एक बार बताओ यहाँ पर 7/7 था ना यहाँ पर, तो आओ पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि कितना हमारा बताओ यहाँ पर टाइम सप्लाई आता है, तो 7/7, तो यहाँ पर 24 दिन तो हो गया पहले जुलाई में, और ऐड होगा अगस्त में और 31 दिन, ठीक है, और सितंबर का हो जाएगा 6, देखो कैसे हुआ 24 आपका जुलाई का, 31 तो हो गया 55 डेज, और 6 डे 61 डे हो गया, तो ये हो रहा है 6 सितंबर। और इससे केस में 15/10 अगर है, और यहाँ क्या पूछता है डायरेक्टर फी हम लोग दिए हैं। अब लोग डायरेक्टर फी आपको याद होगा, अगर देखो पहला बात तो ये 192 और 194 जे देखना हम लोग को, अगर वो एम्प्लॉय है तो फिर यहाँ पर आएगा नहीं, लेकिन अगर फी ले रहा है एम्प्लॉय नहीं, 194 जे में उससे टीडीएस अगर कटता है तो ऐसे केस में तो ये हमारा रिवर्स चार्ज वाला फिर पड़ जाएगा, जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज में पड़ जाएगा, ठीक है। तो 15/10 था यहाँ पर, तो 15/10 से 16 दिन अक्टूबर में, 30 दिन नवंबर, कितना होता है 16 30 46, और उसके बाद हमारा और 15 दिन, फिर दिसंबर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। बट देखो यहाँ दिख रहा है कि नवंबर वाला ये इसका पेमेंट ये बोल रहे हैं कि नवंबर के साथ हम लोग किए, नवंबर रिटर्न मतलब पता है कब इसका पेमेंट उसको करना चाहिए था, अगर देखो टाइम सप्लाई अगर 6/9 को अगर आता है तो सितंबर महीना का रिटर्न कब लगता है 20/10 को, वहां लगना चाहिए इसको। इसने कब दे रहा है, ये बोल रहा है मान लो नवंबर 22 के साथ दे रहा है, तो डिले तो किया, अब जितना डिले करेगा उस पर 18% का इंटरेस्ट लगेगा, और कुछ नहीं, बस वही निकालना है इसमें, ठीक है ना। 1,25,000 देखना इस पर कितना जीएसटी हमारा आ रहा है, उस पर ना डिले हुआ है, तो ये इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल दे रखा। डन, कर पाओगे ये सब चीज़, आसान है। यस सर। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट है हमारा पेमेंट, हम लोग करना है पेमेंट ऑफ टैक्स। पानी वानी पी लूँ मैं। ओके आ जाओ एक बार, अब करना हम लोग का पेमेंट ऑफ टैक्स, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, व्हाट आर द ई लेजर्स state the items which are to be debited to the electronic liability register for the taxable person under CGST Act and the rules में। एक बार समझ लो पहले ध्यान से कि हम लोग क्या करते हैं ना, पेमेंट अब हमारा कैसे क्या होता है, हमारे यहाँ पे 3 टोटल लेजर हम लोग देखने मिलता है हम लोग को। एक को तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, एक हमारा क्या होता है जो भी हम लोग इनपुट हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और अगला बंदा रिटर्न अपना लगाएगा ना GST R1, तो उससे क्या होता है हमारा यहाँ पर हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हमें ई क्रेडिट में दिख जाता है हमारा जितना भी ITC पड़ा हुआ है, और ई कैश ये क्या होता है जो हम लोग खुद से जमा करते हैं पैसा, है ना। उसके बाद समझो क्या होता है, उसके बाद समझो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास एक होता है ई लाइबिलिटी। ई लाइबिलिटी मतलब कि जो भी हमारा टैक्स हो गया, इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी हमें पे करना है वो यहाँ पे हमारा दिखता है। अब इसका पेमेंट, इसका पेमेंट लेजर हमारा ये दो होता है, ठीक है, अगर देखे तो अब इसका पेमेंट करने के लिए क्रेडिट में पड़ा पैसा तो आप उसको यूज कर लो, या फिर अगर आपके पास कैश आपको ऐड करना तो वो कर लो। ध्यान में रहे इनपुट का पैसा सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज होगा, इनपुट क्रेडिट का जो पैसा आपका पड़ा हुआ ना क्रेडिट में वो सिर्फ और सिर्फ आपका टैक्स के लिए यूज होगा। अगर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी फी ये सब अगर देना पड़ेगा ना, तो ऐसे केस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा बताओ, ई कैश आपको पैसा आप जमा करके उससे पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ कभी बताओ गलती होता है हमसे, मान लो कि हमारा जो मेन जो हेड है हमारा, ठीक है, ऐसे मान लो हो गया मेन हमारा जो बोलते हैं मेजर हेड, IGST CGST SGST और सेस, और फिर हमारा माइनर हेड भी होता है ना, टैक्स फी पेनल्टी इंटरेस्ट ये सब अदर्स। तो समझो ऐसा हो सकता है कि मान लो हम लोग जब अब पैसा जब हम लोग जमा कर रहे थे ना, हम लोग CGST के हेड मान लो फी में जमा कर दिए, ठीक है, और हमें अदर माइनर हेड मान लो इंटरेस्ट में चाहिए पैसा CGST का ही, हम लोग क्रॉस रिलेशन कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफर करके हम लोग पैसा हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। बट अब तो ये भी अलाउड है कि मान लो हमने CGST के हेड में डाल रखा, हमारा मेजर हेड हमारा क्या 4 है, मेजर हेड हमारा है 4 यहाँ पर, तो मान लो मेजर हेड CGST में पैसा में डाल कर रखा है ना, और गलती से डाल दिया मैंने यहाँ पर, डालना था IGST में, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा, हम लोग ऐसे में भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और फिर हम लोग IGST का जो हमारा पेमेंट करना हम लोग उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में रहेगा ये बात, ठीक है।
चलो देखते हैं। तो बोलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर ई लेजर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैश लेजर आर द शिपमेंट ऑफ कैश एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इन एडिशन ईच टैक्स पेयर सेल बताओ क्या रहता है इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रेशियो जो होता है हमारा, ठीक है। तो आप ये समझिए लाइबिलिटी जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी ये क्या होता है बताओ, इसमें हमारा जितना भी टैक्स वैसा पैसा सब कुछ हमारे इसमें ऐड हो जाता है, या फिर मान लो कभी और कुछ डिमांड का पैसा अगर आ गया तो वो भी उसी में ऐड हमारा हो जाएगा, फिर उसे पेमेंट उसको हम लोग करना पड़ेगा। तो ऑल अमाउंट पेएबल टुवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट फी लेट भी जो भी है इसमें ऐड होगा। ऑल अमाउंट पेबल टुवर्ड टैक्स इंटरेस्ट जो भी ये सब हमारा सारा आएगा जो कि प्रॉपर ऑफिसर मान लो ऐसे अटेंड करके वहाँ पे ऐड करेगा, या फिर कोई अदर भी इंटरेस्ट वगैरह अगर रहा तो हमारा ये सब इसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। फिर वो बोलता है कि मिसेस दक्षा एंटरप्राइज हैज मेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 10,000 अंडर माइनर हेड टैक्स, तो मेजर हेड कोई होगा, तो मेजर हेड कौन सा है बोलता है एसजीएसटी। अब एसजीएसटी हमारा मेजर हेड था, उसके माइनर हेड टैक्स में डाला था, लाइबिलिटी 2,000 का माइनर हेड इंटरेस्ट में है अंडर मेजर हेड एसजीएसटी। क्या हम लोग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज कर लो, ठीक है। अगेन ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। नवंबर 22 में 3 मार्क का आया। प्रनेश हैज डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 5,000 अंडर द हेड फी कॉलम ऑफ सेस एंड 4,000 वाज लाइंग अनयूटिलाइज्ड अंडर एनी द हेड ऑफ द पेनल्टी under head of penalty of IGST. Both are deposited were made wrongly instead of deposited under the head of the fee column, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां से पेमेंट उसको हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। चलो फिर देखो क्या बोलते हैं। मिस्टर राम नारायण रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी 124 डिस्चार्ज सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट पीरियड बिफोर सेटिंग अप द ड्यूज फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड की बात समझ आंसर। आपका ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या होना चाहिए यहाँ पर पेमेंट का, ठीक है। तो समझ लो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रीवियस पीरियड का हमारा जो लायबिलिटी वगैरह उसको सेटल करना पड़ता है हम लोग, टैक्स और अदर ड्यूज मतलब वही टैक्स पेनल्टी फी ये सब चीज़, ठीक है। फिर करंट पीरियड का टैक्स और अदर ड्यूज, उसके बाद कुछ अगर और भी है 73-74 डिमांड वगैरह का पैसा अगर है वो हम लोग को यहाँ पर सेटल करना पड़ता है। इसके लिए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ज़्यादा समझेगा, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल इसका ये ज़्यादा समझो, देखो यहाँ पर बोलता है मिस्टर मानिक प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज टैक्स एंड अदर लायबिलिटीज अंडर जीएसटी लॉ एज पर द ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। क्या बोलते हैं यहाँ पर, टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे कितना हमारा यहाँ पर 25,000 है, ठीक है, ये मे मंथ का है, ओके। इंटरेस्ट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे, पेनल्टी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे, मैं मे मंथ का टोटल में देख लूँ तो 30,000 रुपये यहीं पे ड्यू है। उसके बाद जून का है यहाँ पर 35, मान लो जून हमारा करंट पीरियड अगर है तो सबसे पहले हम लोग को ये 30 हम लोग सेटल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये 35 और लायबिलिटी अराइजिंग और डिमांड ऑफ सेक्शन 73 अब सर 48 ही जाएगा, मतलब क्या सबसे पहले 30 लास्ट मंथ का, फिर 35 अभी, और फिर उसके बाद ये 48, ये हमारा ऑर्डर होगा पेमेंट करने का, है ना। तो सेल्फ असेस टैक्स फिर से ये हमारा प्रीवियस पीरियड का, फिर करंट पीरियड का, और फिर हमारा बताओ ये हमारा 74, तो सबसे पहले ये 30 फिर 35 और ये 48, डन। चलो अब ना यहाँ पर एक इंटरेस्ट को लेके यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पूछता अपने सही से, ठीक है, पूछ सकता आपसे भी, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने चीज। अगर मान लो आपने शॉर्ट पेमेंट कर दिया या फिर डिलेड पेमेंट किया तो यार 18% का इंटरेस्ट तो लग रहा था, बट एक चीज समझना, ध्यान से समझना। देखो आपने जो पेमेंट करा ना, सबसे पहले पूछो कि रिटर्न जो फाइल हुआ है ये ऑन टाइम था कि बिलेटेड था। मतलब क्या, रिटर्न हमने टाइम पे फाइल किया, मान लो जून मंथ का रिटर्न हमने 20 जुलाई तक हमने सब कुछ कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने 20,000 कम पेमेंट किया है, ध्यान समझना, 20,000 हमने कम पेमेंट शॉर्ट पेमेंट किया है, और अब क्या होगा, इसका ये पैसा हम जाके 2 महीने बाद हम लोग पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब जो 2 महीने बाद जब पेमेंट जब हो रहा ना, उसमें समझो 15,000 तो आईटीसी का पड़ा हुआ था यार, वो सेटल हुआ, और 5,000 हमने अलग से कैश ऐड किया विद इंटरेस्ट में से कुछ करके मतलब दे देंगे हम लोग, चिंता नहीं है। बात यह है कि सर आईटीसी में तो पैसा मेरा था ही, क्या सिर्फ 5,000 पे इंटरेस्ट लगेगा कि पूरे 20,000 पे लग जाएगा, तो बात समझो। अगर आपने रिटर्न ऑन टाइम फाइल किया था और फिर भी पेमेंट शॉर्ट किया था, अगर ऐसा केस हुआ ना अगर, तो पूरा 20,000 पे इंटरेस्ट लगा देंगे, ध्यान समझना। अगर देखो रिटर्न ही तुम बिलेटेड फाइल किए हो, रिटर्न ही 2 महीने बाद डायरेक्ट फाइल किए हो, ऐसे केस में अगर 20,000 का ऐसा था ना, अगर ऐसा केस अगर, और 15 आपका आईटीसी था, 5 आपने पे करा खुद से आपका कैश लेयर से अगर, तो ऐसे केस में सिर्फ 5 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, ये बात क्लियर है। ऐसा दिसंबर 21 में क्वेश्चन आ रखा है, पहले उसको करते हो तो अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये ध्यान में रहेगा चीज क्या, कि अगर देखो आपने रिटर्न अगर ऑन टाइम फाइल किया, अगर शॉर्ट पेमेंट किया, पूरा जो बचा हुआ पैसा पूरा पेमेंट लगेगा, आप कैश ले से दो, आप क्रेडिट को यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप
पेमेंट अभी किए थे, रिटर्न अभी लगाए थे, शॉर्ट पेमेंट किया फिर नहीं किया, ऐसा कैसे करना, बाद में जाकर पेमेंट करते हो तो ऐसे में पूरे पे लग जाएगा, ध्यान देना। पीक्यू लिमिटेड हैव फाइल्ड, अच्छा मैं दोनों सही बोल दिया क्या मैंने, हमारे देखो बोलने मतलब मेरा यही है क्या, कि अगर रिटर्न टाइम पे है तब तो, और बाद में पेमेंट किया हो पूरा पे लगेगा, रिटर्न ही लेट से फाइल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कैश वाला पैसा पे लगेगा, ठीक है, कैश लिए से जो PQ Limited have filed GSTR 3B return for the month of August 22 within the due date, that is 20/22. It was noticed in October 22 that the tax dues for the month of August 22 have been short paid by 10,000 रुपये। अब देखो 10,000 शॉर्ट पेमेंट है, ये कब पता चला हम लोग को, पता चला हम लोग को अक्टूबर में, ठीक है। द शॉर्टफॉल ऑफ 10,000 रुपये वॉज पेड थ्रू द कैश लेजर एंड द क्रेडिट लेजर अमाउंटिंग कितना 7.5 और 2.5 रेस्पेक्टिवली विद इन द फाइलिंग GSTR 3B। अब बात बताओ यहाँ पर, अब जो 20/11 जो ये फाइल किया तो क्या सर हम लोग यहाँ पर सिर्फ कैश वाले पोर्शन में लाए कि पूरा 10 पे, तो भैया पूरा 10 पे, पहला में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पूरा 10 पे लगा देंगे इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। बट फिर क्या वो बोलते हैं क्या, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ GST 3 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त had been filed belatedly on 20/11। आप देखो 20/11 कोई रिटर्न मतलब बिलेटेड रिटर्न अगर होता ना तो फिर सिर्फ आपने इतना कैश से यहाँ पे यूज किया, कितना कैश से यहाँ किया आपने 7.5 ना, तो सिर्फ 7.5 पे 2,500 पे छोड़ देंगे हम लोग, सिर्फ 7.5 पे आपको इंटरेस्ट लगाएंगे हम लोग। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ो समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। बोला जिमी वांट्स टू एडजस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी फी। देखो हमने पहले बताया था ये आउटपुट टैक्स के लिए होता है, आउटपुट टैक्स के लिए होगा, ये आपका इंटरेस्ट फी ये सब के लिए आप IDC यूज आप नहीं कर सकते, तो आपको कैश लिए से ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो डन है ये 7 8। बोला सुहासनी इज अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ ill health. She could not provide any services during the month of October. However, she had to incur all the expenses into her office. She paid 75,000 to various vendors. Total GST involved on the goods and services procured by her is 13,500। तो उसका ITC आया होगा 13,500 का। आउट ऑफ टोटल बिल पेड बाय हर वन बिल 15,000 का था ना, वो सिक्योरिटी सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस क्या याद है आपको, रिवर्स चार्ज में, ठीक है ना। ऑफ आवर ऑफिस टैक्स ऑन विच पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, जिस पे GST हमारा आया था 2,700 रुपये। अब देखो अब यहाँ ध्यान दो, आपके पास भले ही 13 या 500 का इनपुट है बट आपको ये पे करना पड़ेगा, ITC से आप RCM का पैसा आपका एडजस्ट नहीं होगा, आपको पे करना पड़ेगा ये। सुहासनी द ओपिनियन दैट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नो GST इज पेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए ऐसा बात नहीं है, आपको 2,700 पे करना पड़ेगा एज अ सफिशिएंट बैलेंस ऑफ ITC पे है। तो यहाँ पर सुहासनी दीदी यहाँ पर राइट नहीं है, रीजन आप बता दोगे कि आउटपुट टैक्स में RCM वाला टैक्स हमारा नहीं आता है, ठीक है, कर लोगे यहाँ पर डन सर। चलो मेसा सॉफ्टवेयर लिमिटेड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ 2 लाख from the output tax liability in contravention the provision of 4210 in the month of December 22 which is ineligible credit। सो कॉस्ट नोटिस। अब देखो यहाँ क्या होता है, अगर आपने ये फ्रॉड वगैरह ये सब होता है और कुछ नहीं, है ये सब आपने कर रखा है ना, अगर ITC बढ़ा के दिखा दी ये सब चीज़ अगर किया ना, तो मैक्सिमम रेट 24% है, ठीक है, बट गवर्नमेंट यहाँ पर नोटिफाई कर सकता है रेट, और फिलहाल जो नोटिफिकेशन में रेट है वो 18% ही है। तो 18% यहाँ पे क्या होगा, 2 लाख का 18% 36 होता है ना, तो 36,000 रुपये यहाँ पर क्या होगा बता, जितना दिन का डिले है उतना दिन का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, डन ना, ठीक है सर। Mrs. ABC and company defaulted in filing return lesson 39, that is GST 3 for the month of itna within specified due date. Reason for such delay is attributable to delay in the closure of books of account of March itna, which have been finalized during the month of May 23। The GST common portal promoted for payment of late fee payable under system 47 for a sum of 2,000 under CGST SGST each। Accountant of years sought your confirmation for payment of such late fee through the balance available in the electronic credit ledger। हमने पहले बात किया कि आपने क्रेडिट लेयर्स आप नहीं कर सकते, आपको कैश लेयर से पैसा ऐड करके आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आप नहीं कर सकते यहाँ पे। अगेन अब ये सब आपका यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन ही है, अब आराम से आप कर सकते हो, खाली ये एक मैं बता दूं यहाँ पे 14 और 15 में रिपीटेशन ही हो गया गलती से, यहाँ पर आगे क्वेश्चन ये हटा दूंगा मैं, ठीक है। तो 14 नंबर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलता है क्या, साइल इज अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन कर्नाटका, ही गॉट रजिस्टर्ड अंडर GST इन द मंथ ऑफ September and wishes to pay his GST liability for the month। Since he is making the GST payment for the first time, he is of the view that he needs to mandatory have the online banking facility to make the payment। देखो आपको ऑनलाइन ऐसे होना जरूरी तो नहीं है, आपको ध्यान में अगर रहेगा ना कि आप चालान ऑनलाइन निकाल कर आप पेमेंट ओवर द काउंटर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे 10,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं होता वहाँ पर फिर, ठीक है।
तो आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करना है, आप वहाँ से करो, यूपीआई वगैरह करो, जो करना है करो, ठीक है। बट अब ओवर द काउंटर भी आप पेमेंट आप कर सकते हो, कितने तक का, 10,000 तक का आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पर चालान में। बट एक चीज़ समझो, अब बोलते यू रिकॉर्ड टू अप्राइज साहिल रिगार्डिंग the various modes of the deposit in the electronic cash ledger, further advise him with regard to क्या क्या मैनुअल चालान अलाउड है। देखो मैनुअल चालान तो अलाउड नहीं है, मैनुअल चालान अलाउड नहीं है जीएसटी में। आपको चालान को ऑनलाइन निकालना पड़ेगा, वो चालान 15 दिन तक वैलिड होता है। आप जाके बैंक में पेमेंट उसको करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चालान, तो 15 दिन होता है। इस क्रॉस रिलेशन अमंग द मेजर एंड माइनर हेड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पॉइंटेड, यस पॉइंट हम लोग ऊपर ही पढ़ लिए, पॉइंटेड तो ये है बस, दैट्स इट, इतना सा था, ठीक है ना, डन, बस थ्योरी यहाँ पे। अब देखो हमारा चैप्टर बचता है रिटर्न, ठीक है। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने उसका पूरा वो क्वेश्चन बैंक वो रेडी नहीं कर पाया था मैं, और काफ़ी डिले ऐसे ही हो चुका था, 4-5 दिन से मैं बीमार था, ठीक है। तो काफ़ी डिले ऑलरेडी हो चुका था, तो इसलिए मैं क्या किया, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता दिया। अभी चैप्टर बस बचा वो रिटर्न, छोटे चैप्टर वो भी थ्योरी है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें। तो मैं क्या करूँगा, आपको एग्जाम के पहले ना उसका पीडीएफ में भिजवा दूंगा। अगर आपको ज़्यादा कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत अगर आता है, ऐसा आएगा नहीं, एक्सप्लेनेशन रहता है, देख के समझ में हम लोग को आया था ऐसे भी हम लोग को। बट ज़्यादा कहीं अगर दिक्कत अगर आपको आता है ना, तो आप मेल में या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना या मेल भी कर देना, मैं देख लूँगा, ठीक है ना। मैं उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर से मैंने आपको पीडीएफ भेजा हो, मान लो क्वेश्चन नंबर 7 में 8 में कहीं आपको डाउट अगर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली बोलो सर यहाँ दिक्कत है, मैं आपको ओवर वॉइस कॉल या फिर मैं कॉल भी करके मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पर, ठीक है ना। ओके, चलो, तो फिलहाल इतना हमारे लिए काफ़ी था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ऐसा मतलब आप अकेले नहीं हो जिसको डर लग रहा है एग्जाम को लेकर, सभी को ये फेस कर रखा है, सबको यहाँ तक जो भी सीए बना है, नहीं बना अभी तक फाइनल में है, ठीक है, एग्जाम दे रहा है, सब का सब ये फेस किया लाइफ में, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। इस फेस से सब गुजरा है। पैनिक नहीं करना है कि ये होता है हमारा कि सर लास्ट एग्जाम है सर, अगर नहीं हुआ तो May 24 में फिर हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पढ़ाई करो, जितना आपने पढ़ा है बहुत पढ़ा है आपने, 8-9 महीने इतना मेहनत किया ज़िंदगी में। आप सोचो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं 12th क्लास का भी एग्जाम दिए, फिर वो फाउंडेशन दिए और अभी आगे। एज ही कितना है बताओ ना तुम लोग का यार, अभी 17-18-19 साल ऐसे एज है, इस एज में इतना मेहनत कर रहे हो और क्या चाहिए ज़िंदगी में बताओ तो यार। तो पता है ये कोर्स हमें ऐसा बनाया जाता है, पता है क्या ना, कि हम छोटे इतने ऐसे इतना मेहनत करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाई करो, जितना पढ़े हो उतना बेस्ट है। अब भी अब कुछ नया ट्राई करने मत जाना, जितना किए हो उतना में कर लो, मोर देन इनफ है। आराम से रिजल्ट अच्छा आएगा। एंड एग्ज़ाम कैसा गया मुझे पक्का यूट्यूब के कमेंट में या फिर मेल करके या फिर इंस्टाग्राम कहीं भी मुझे बताना जरूर एक बार कि एग्ज़ाम आपका कैसा जा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।